वो सब कुछ नहीं है। अगर वो हार जाता है तो नुकसान और भी बुरा होगा। यदि मजबूत कमजोरों से हार जाते हैं तो सुनहरा ड्रैगन काफी कम हो जाएगा। युगनाथ भी कमजोर नहीं है। डिवाइन सेबर गेट का संचय कुछ ऐसा नहीं है जिसकी तुलना स्वर्गीय कृपाण मंडप कर सकता है। अगर वो कृपाण के इरादे का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो ये कहना मुश्किल होगा कि कौन जीतेगा। दर्शक स्टैंड में बैठे सभी किसान समझ नहीं सके। ब्लेड्समैन के बीच लड़ाई में यदि एक पक्ष का कृपाण इरादा होता तो अंतिम जीत का फैसला होता था। अप्रत्याशित रूप से अर्जुन देव का कृपाण इरादे का उपयोग करने का इरादा नहीं था। इस महत्वपूर्ण क्षण में उन्होंने एक ऐसी जीत को छोड़ दिया जो उनकी मुट्ठी में थी। क्या उसने हारने के परिणामों पर विचार नहीं किया? युगनाथ की आंखों में जटिल भाव चमक उठी। उन्होंने उदास होकर कहा, महान जिन राष्ट्र के दिव्य कृपाण द्वार युगनाथ, मैं आपका मार्गदर्शन मांगूंगा। शिव। युगनाथ के बोलने के बाद उन्होंने एक हाथ से अपनी विशाल कृपाण पकड़ ली। उसका मोटा शरीर विस्फोटक ऊर्जा से भर गया। ये लंबे समय से संग्रहित आग की लपटों के झुरमुट की तरह था जो इस समय फूट पड़ा, जिससे हवा में उछाल आ गया। फायर क्लाउड कृपाण तकनीक। युगनाथ ने उग्र रूप से दहाड़ लगाई और लाल उग्रसार उसकी विशाल कृपाण पर संघनित हो गया। उग्र लाल बादलों के झुरमुट उसके पीछे प्रकट हुए, जिससे उसे एक राजसी आभा मिली। हवा चली, बादल हवा के साथ चले गए। हवा और बादल इकट्ठा कर रहे थे। अर्जुन देव ने तुरंत लाइटनिंग क्लिश कृपाण तकनीक के शुरुआती रुख को अंजाम दिया। एक तेज हवा चली और आसपास के बादल इकट्ठा हुए। जैसे ही उसने अपने हाथ में लूनर शैडो कृपाण को खींचा, ढैंग! कृपाणें आपस में टकरा गईं। दो पूरी तरह से अलग लेकिन अतुलनीय रूप से मजबूत ऊर्जाएं आपस में टकरा गईं। तीव्र चिंगारियां चारों दिशाओं में उड़ रही थीं। जैसे ही हवा चली, ये असंख्य रंगों में बदल गई। कृपाण के इरादे के समर्थन के बिना अर्जुन देव अपने प्रतिद्वंदी को एक कृपाण प्रहार के साथ पीछे नहीं धकेल सकते थे। आखिरकार उसका प्रतिद्वंदी क्रूरता के मार्ग पर चला था। वो आमने सामने भिड़ने में अच्छा था। अर्जुन देव केवल धीरे धीरे आगे बढ़ सकते थे, धीरे धीरे अपनी गति पकड़ रहे थे। धैंग धैंग धैंग! उन दोनों ने एक कदम भी पीछे नहीं हटे। जैसे ही उनकी कृपाण की रोशनी चारों ओर नाचने लगी, उन्होंने जल्दी से एक दूसरे पर हमला कर दिया। सभी प्रकार की ऊर्जा हवा में फट गई। ये बहुत डरावना था। तूफान के साथ साथ आग की लपटें भी अनंत रूप से बढ़ रही थीं। वो दोनों तेजी से और तेजी से आगे बढ़े। कुछ ही समय में उन्होंने 200 से अधिक चालों का आदान प्रदान कर लिया था। दर्शक स्टैंड में बैठे काश्तकारों को केवल दो धुंधली आकृतियां दिखाई दे सकती थीं। कृपाण रोशनी की एक अनंत श्रृंखला, आग की लपटें और बिजली एक दूसरे से टकराती थीं। आग का असीम सागर। युगनाथ ने अपनी गति को इकट्ठा करना समाप्त कर लिया। 10 कदम पीछे हटने के बाद उसने आग के धुंधले सागर को मूर्त रूप दिया। इसने एक बढ़ती गर्म लहर को लिया और इसे अपनी कृपाण तकनीक में डाल दिया। फिर उन्होंने इसे पूरक करने के लिए बादलों की अलौकिक और निराकार स्थिति का उपयोग किया। कृपाण की रोशनी हर जगह गुजरती थी। हर जगह उग्र चित्र दिखाई दे रहे थे, असली और नकली के बीच। खुद एक जीनियस ब्लेड्समैन के रूप में सिम्बा भाटी ने दोनों के मैच पर बहुत ध्यान दिया। जब उन्होंने युगनाथ की चाल देखी तो उन्होंने थोड़ा सिर हिलाया और कहा, बुरा नहीं है। वो जानता है कि वो वास्तव में वास्तविक आग के असीम सागर को प्राप्त नहीं कर सकता है। वो आग के असीम सागर के भ्रम को पैदा करने के लिए बादलों की अलौकिक और निराकार स्थिति का उपयोग करता है। हालांकि वो फिर भी अपनी गति को बाहर निकालने में कामयाब रहा। आइए देखते हैं कि अर्जुन देव इससे कैसे निपटते हैं। अर्जुन देव की आंखें चमक उठीं जब उन्होंने अपनी आध्यात्मिक भावना से क्षेत्र को स्कैन किया। एक नज़र से उसे युगनाथ के हमले का सटीक पता चल गया। लाइटनिंग लाइट चॉप। ऊपर बादलों से एक तीव्र विद्युत प्रकाश फूट पड़ा और कृपाण के किनारे पर इकट्ठा हो गया। इसने आकाश से उतरते हुए एक चमकदार और दीप्तिमान कृपाण लाइट का निर्माण किया और युगनाथ के असाधारण असीम अग्निसागर से टकराया। जैसे ही बिजली की रोशनी फटी, आसपास आग का सागर चमक उठा। भ्रामक अग्नि छवियां धुएं की तरह गायब हो गईं। युगनाथ ने अग्नि के सागर में अपना असली रूप प्रकट किया। पार्थिव विद्युत क्लेश। अपने प्रतिद्वंदी की कृपाण तकनीक को एक चाल में तोड़ने के बाद अर्जुन देव ने आखिरकार लाइटनिंग क्लैश कृपाण तकनीक की हवा और बादल की शक्ति को अपने चरम पर ले आया। एक बिजली का भंवर बन गया और वास्तविक बिजली का क्लेश उतरा। जमीन में जमा विद्युत की विशेषता वाली ऊर्जा तेजी से कृपाण के किनारे की ओर बढ़ी, जो ऊपर के गड़गड़ाहट से गूंज रही थी। ये थंडर का रोष था। इस हमले की ताकत युगनाथ की अपेक्षाओं से कहीं अधिक थी। जब उसने इसे सिर पर प्राप्त किया तो उसका दाहिना हाथ, जिसने विशाल कृपाण को पकड़ा था, थोड़ा कांप गया, जैसे उसका पूरा हाथ सुन्न हो गया हो। स्वर्गीय विद्युत क्लेश। अर्जुन देव जो हवा में थे पीछे मुड़ गए। उनके सफेद वस्त्र हवा और बिजली में लहरा रहे थे। वो गरजदार देवता की तरह लग रहे थे जब वो भयंकर रूप से दहाड़ रहे थे। आकाश का क्रोध बिजली के क्लेश से उतरता है, सब कुछ नष्ट कर देता है। महान दाव की निर्दयी प्रकृति अर्जुन देव की कृपाण तकनीक में पूरी तरह से शामिल थी। जमीन पर बैठे युगनाथ के दिल में डर महसूस हो रहा था।
ये ऐसा था जैसे उसने वास्तव में आकाश को क्रोधित कर लिया था और वे उसे बिजली के क्लेश से नष्ट करना चाहते थे। नहीं, मुझे उसकी आभा से प्रभावित नहीं होना चाहिए, नहीं तो मैं जरूर मर जाऊंगा। युगनाथ ने हिंसक रूप से अपना सिर हिलाया और जबरन अपने दिल के डर को दूर कर दिया। एक शिव की ध्वनि आई और असीम लपटें जमीन से ऊपर उठने लगीं। उसके पीछे एक विशालकाय दैत्य की छवि प्रकट हुई। वो दैत्य एक पवित्र आत्मा की तरह था, जो स्वर्ग से लड़ रहा था, दैवीय शक्ति से नहीं डरता था। इसने युगनाथ की आभा को एक बार फिर इकट्ठा किया। ज्वलंत आकृति जलती आकृति के साथ मिल गई और एक लंबी विकीर्ण ज्वलंत कृपाण क्यों भेजी। एक हीट वेव फैल गई जिसने स्थान को भी जला दिया। तोड़ो! आकाश के क्रोध को लेकर अर्जुन देव चिल्लाया और उसकी कृपाण पर एक भयंकर बिजली की रोशनी दिखाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे सुनहरे सर्प बेतहाशा नाचते हुए निकल रहे हो। बिजली की रोशनी ने विकीर्ण ज्वलंत कृपाण क्यू को तुरंत फाड़ दिया। इसकी गति कम नहीं हुई और इसने युगनाथ के पीछे की छवि को अनगिनत चिंगारियों में विस्फोट कर दिया। कृपाण नीचे खिसकी और अर्जुन देव ने इसे क्रूरता से घुमाया। वो विशाल कृपाण, जिसका वजन 200 किलोग्राम से अधिक था, धीरे धीरे उड़ गई, जिससे ऐसा आभास हुआ कि यह हवा में तैरती हुई लकड़ी का टुकड़ा है। धैंग! हालांकि जब कृपाण जमीन पर गिरी तो उसने एक तेज आवाज दी, जिससे सभी की गलतफहमियां दूर हो गईं। एक ब्लेड्समैन के रूप में वो अपनी कृपाण को ठीक से पकड़ भी नहीं सकता था। ये बहुत शर्मनाक बात थी। हालांकि युगनाथ जानते थे कि अगर अर्जुन देव पहले पीछे नहीं हटते तो वो उड़ने वाले थे। ये और भी शर्मनाक होता। युगनाथ ने एक कड़वी मुस्कान प्रकट की और कहा, अंतर बहुत बड़ा है। कृपाण के इरादे के बिना भी आपकी कृपाण तकनीक मुझसे कहीं आगे निकल जाती है। स्वर्गीय विद्युत क्लेश के बाद एक और कदम होना चाहिए, है ना? अर्जुन देव ने सिर हिलाया और कहा, यह सही है, उसके बाद भी दैवीय विद्युत क्लेश है। युगनाथ ने धीरे से आह भरी, आकाश का क्रोध पहले से ही इतना भयानक है, मुझे आश्चर्य है कि देवताओं का क्रोध कैसा होगा। पाठ के लिए बहुत धन्यवाद, मैं हार गया हूं। युगनाथ ने तुरंत हार स्वीकार कर ली और लड़ना बंद कर दिया। आकाश में अर्जुन देव का 50 मीटर लंबा सुनहरा अजगर तुरंत झपट्टा मारा और युगनाथ के सुनहरे अजगर को निगल लिया। जैसे ही प्रकाश टिमटिमाया, अर्जुन देव का सुनहरा अजगर तेजी से 25 मीटर तक बढ़ गया और शीर्ष दावेदारों की श्रेणी में फिर से शामिल हो गया। वह फिर से जीत गया। अप्रत्याशित रूप से उन्होंने युगनाथ को हराने के लिए कृपाण के इरादे का उपयोग नहीं किया। क्या इसका मतलब ये नहीं है कि कृपाण के इरादे के साथ उन्हें युगनाथ को हराने के लिए केवल एक कदम की आवश्यकता होगी? दर्शक स्टैंड में बैठे लोग धीमी आवाज में चर्चा करने लगे। उन्हें लगा कि अर्जुन देव की शक्ति और भी अथाह है। यह ऐसा था जैसे वे कभी नहीं जान पाएंगे कि वह कितना मजबूत था। बिजली क्लेश की शक्ति महान नहीं है। मैं इसे आसानी से तोड़ने के लिए समर सेबर तकनीक का उपयोग कर सकता हूं। मैं स्वर्गीय बिजली क्लेश से भी नहीं डरता। मैं दुनिया को पार करने और इसे तोड़ने के लिए शरद ऋतु की हवा की शक्ति का उपयोग कर सकता हूं। यदि यह सिर्फ इन दो चालों हैं तो मुझे 4 सीजन कृपाण तकनीक का उपयोग करने की भी आवश्यकता नहीं हो सकती है। हालांकि दिव्य बिजली क्लेश जो अंत में प्रकट नहीं हुआ, उससे सावधान रहने की बात है। प्रतियोगिता की शुरुआत के बाद से सिम्बा भाटी इच्छुक थे या नहीं, अर्जुन देव पहले से ही शीर्ष 3 में पहुंचने की राह में एक अपरिहार्य प्रतिद्वंदी थे। 25 मीटर लंबे सुनहरे अजगर को लेकर अर्जुन देव अपना सिर ऊंचा करके विंड क्लाउड प्लेटफॉर्म से चले गए। जैसे ही सुनहरा अजगर दहाड़ता था, उसने उसे जोश से भर दिया। उसने जल्दी से अपने थके हुए सार को फिर से भर लिया। प्रतियोगिता दिन दिन तक चलती रही। तीसरे दिन तक 100 में से 60 राउंड पहले ही पूरे हो चुके थे। दावेदारों के सिर के ऊपर सुनहरे ड्रैगन के आधार पर भीड़ मोटे तौर पर बता सकती थी कि कौन मजबूत था। 60 राउंड के बाद उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि इस 5 राष्ट्र युवा प्रतियोगिता में 8 दिग्गज थे। वे समर्थ शर्मा, सिम्बा भाटी, साकेत, वाहिद, प्रभाविका, समर केतु, अर्जुन देव और चमन चौधरी थे। पहले 4 8 कुलीन कुलानों के शिष्य थे। अंतिम 4 की पृष्ठभूमि अलग अलग थी। 8 कुलीन कुलानों का एकाधिकार पूरी तरह से टूट गया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि शेष 4 में से प्रत्येक ने 60 राउंड में से 1 या 2 खो दिए थे। हालांकि इन 8 लोगों ने एक भी मैच नहीं गंवाया था। वे सभी जीत गए। उनके सुनहरे ड्रैगन कम से कम 23 मीटर लंबे थे। ऐसी स्थिति में जहां सभी के पास समान संख्या में मैच थे, वे अंत से पहले ही 1 या 2 मैच हार चुके थे। नोबल कुलान के शेष 4 लोग पहले ही शीर्ष 8 के लिए लड़ने की योग्यता खो चुके थे। आयोजकों की जानबूझकर व्यवस्था के कारण 8 दिग्गज एक दूसरे से पहले से नहीं मिले। जैसे जैसे प्रतिस्पर्धा बढ़ती गई, मजबूत होते गए और कमजोर होते गए। स्थिति अधिक से अधिक स्पष्ट हो गई। मजबूत काश्तकारों के सिर के ऊपर सुनहरे ड्रैगन घूम रहे थे। उदाहरण के लिए समर्थ शर्मा पहले से ही 25 मीटर लंबे थे। वह चोटी पर पहुंचने और 4 ड्रैगन नसों के सभी भाग्य प्राप्त करने से केवल 1 मीटर दूर था। जहां तक महेश मान जैसे कमजोर काश्तकारों की बात है, उनके पास पहले स्थान पर बहुत कम ड्रैगन क्यू थी। न केवल उनके सुनहरे ड्रैगन अपने जेड पेंडेंट से बाहर नहीं निकल सकते थे, बल्कि उनकी किस्मत भी चुरा ली जाती।
जेड पेंडेंट में छोटे सुनहरे अजगर में अब कोई चमक नहीं थी। यह असली केंचुए से अलग नहीं था। तारों से भरे आकाश के नीचे सभी प्रतिभाएं 5 राष्ट्र युवा प्रतियोगिता में एकत्रित हुईं। असली अजगर कौन था और झूठा अजगर कौन था, यह इस समय पता चल जाएगा। कोई भी जो भी गर्व लेकर आए, चाहे कोई कहीं से भी आए, इस जगह को किसी की पृष्ठभूमि या कुलान की परवाह नहीं थी। यह केवल किसी के हाथ में तलवार और हाथ में कृपाण की परवाह करता था। जो भी मजबूत होता है वह भाग्य प्राप्त करता था। यदि कोई कमजोर था तो उन्हें अन्य प्रतिभाओं द्वारा चुरा लिया जाएगा, जिससे उनकी किस्मत कमजोर हो जाएगी। यहाँ तक कि 8 कुलीन कुलानों के लोग भी कोई अपवाद नहीं थे। 49वां मैच नोबल कुलान की सिम्बा भाटी बनाम रेशमी। इस समय सूर्य पश्चिम में डूब रहा था। ऐसा लग रहा था कि जल्द ही अंधेरा हो जाएगा। इस मैच के बाद आज का मुकाबला संभवतः खत्म हो जाएगा। प्रतियोगिता शुरू होने के बाद से रेशमी ने केवल 2 मैच गंवाए थे। पहला एलिमिनेशन राउंड में था, जहां वो प्रभाविका से हार गई थीं। दूसरा रैंकिंग मैचों में था, जहां वो अन्य नोबल कुलान के शिष्य साकेत से हार गई थीं। हालांकि दोनों मैच एक तरफा नहीं रहे। इसके अलावा उनके विरोधी साधारण किसान नहीं थे। हालांकि वो 2 मैच हार गई थीं, लेकिन दर्शकों ने उनकी ताकत को कम नहीं आंका। उन्हें लगा कि वो अभी भी शीर्ष 10 के लिए लड़ सकती हैं। रेशमी के सिर के ऊपर सुनहरा अजगर 23 मीटर लंबा था, जो 8 दिग्गजों के सुनहरे अजगरों से थोड़ा छोटा था। शिव सिम्बा भाटी ने अपने दर्शक स्टैंड से छलांग लगाई और मैदान में उतरे। आकाश में चक्कर लगा रहा सुनहरा अजगर नीचे उतरा और सिम्बा भाटी के सिर के ऊपर मंडराने लगा। 20 मीटर लंबे सुनहरे अजगर ने अपने दांत और पंजे नंगे कर दिए, जैसे वह रेशमी के स्पष्ट रूप से छोटे सुनहरे अजगर को घूर रहा था। अपनी आभा के दबाव में रेशमी का सुनहरा अजगर डर गया, ढीठ होने की हिम्मत नहीं कर रहा था। जब जुबैर ने यह दृश्य देखा तो वो धीरे से मुस्कुराया और सौहार्दपूर्ण तरीके से कहा, रेशमी, तुम मेरे लिए कोई मैच नहीं हो। तुम्हें बस हार स्वीकार कर लेनी चाहिए और अगले मैचों के लिए अपनी ताकत बनाए रखनी चाहिए। रेशमी ने थोड़ी भौहें सिकोड़ी और उदास होकर कहा, हमें पता चल जाएगा कि यह सच है या नहीं हमारे लड़ने के बाद। साकेत ने मुझे केवल इसलिए हराया क्योंकि उसके राज्य ने मेरा मुकाबला किया। क्या आपको वास्तव में लगता है कि मैं ऐसा व्यक्ति हूं जिसे आप आसानी से हरा सकते हैं? सिम्बा भाटी के हाव भाव न तो खुश थे न ही गुस्से में। उन्होंने शांति से कहा, फिर अपना कदम बढ़ाओ। जहां तक साकेत की बात है तो मैंने उन्हें कभी प्रतिद्वंदी नहीं माना। हावलाल बहते हुए पानी की आवाज चुपचाप सुनाई दी और पहाड़ों और नदियों की कलात्मक अवधारणा चुपचाप दिखाई दी। अध्यारोपित पहाड़ों के बीच एक नदी सुरूर से प्रवाहित हो रही थी। रेशमी लहरों के साथ बहते हुए पानी पर खड़ी थीं। उनके पैर नहीं हिले, लेकिन पहाड़ उनके पीछे चले गए। रेशमी की सुंदर फिगर ने एक सौम्य आकर्षण दिया। उसने पहाड़ों और नदियों की कलात्मक अवधारणा को अपने दिल में छिपा लिया, जैसे वह अजीब तरीके से ओमवीर भाटी की ओर तेजी से बढ़ रही थीं। पहाड़ और नदी दिल छिपा रहे हैं। इस दौर की शुरुआत में रेशमी इसे स्वाभाविक और सुरूर से निष्पादित नहीं कर पा रही थी। वह इसे केवल महत्वपूर्ण क्षण में ही उजागर कर सकती थी। हालांकि कुछ राउंड के बाद वह पहाड़ और नदी से दिल छिपाने से तेजी से परिचित हो गई थी। अगर रेशमी फिर से प्रभाविका से मिलती तो विजेता का भविष्यवाणी करना मुश्किल था। यही कारण था कि रेशमी ने ओमवीर भाटी को चुनौती देने की हिम्मत की। बैंग जब रेशमी जुबैर के सामने पहुंची तो शांत और स्वाभाविक रेशमी ने अचानक से कदम उठाया। जब उसने मुक्का मारा तो पहाड़ों और नदियों की शक्ति जो लंबे समय से उनके दिल में पनप रही थी फूट पड़ी। मुट्ठी की हवा बढ़ गई और स्पेस कांपने लगा। इस साधारण पंच की ताकत में वास्तव में रेशमी के तुरुप के पत्ते, माउंटेन एंड रिवर ब्रेकिंग फिस्ट की आधी शक्ति थी। सिम्बा भाटी थोड़े स्तब्ध रह गए। उनकी अभिव्यक्ति कुछ हद तक आश्चर्यजनक थी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि रेशमी इतने कम समय में इतना सुधार कर लेंगी। अगर रेशमी अपनी ताकत बनाए रखती हैं तो उन्हें अपने प्रतिद्वंदी को हराने के लिए और अधिक प्रयास करने होंगे। कोई बात नहीं, मैं यहां तक आ ही गया हूं। अब 4 सीजन सेबर तकनीक का उपयोग करने का समय आ गया है। रेशमी अब इसका उपयोग करने के योग्य है। सिम्बा भाटी ने अपना मन बनाने के बाद उन्होंने धीरे से अपना दाहिना हाथ कृपाण की मुट्ठी पर रखा और 4 सीजन सेबर तकनीक की पहली चाल को प्रसारित किया। छपा छपा कुछ अजीब हुआ। सिम्बा भाटी के पीछे से बहते हुए पानी की साफ आवाज आ रही थी। जब उन्होंने कृपाण निकाली तो ऋतुओं के चक्र की शक्ति बढ़ गई। अचानक उनके और रेशमी के बीच की दूरी बढ़ गई। रेशमी कितनी भी तेज क्यों ना हो, वह पहाड़ों को चकनाचूर कर सकने वाले सिम्बा भाटी के मुक्के को नहीं पकड़ सकी। रेशमी सिम्बा भाटी से 1 मीटर की दूरी पर बनी रहीं। मुट्ठी की हवा के कारण उनके कपड़े और बाल लगातार फड़फड़ा रहे थे। शिव जब सिम्बा भाटी ने अपनी कृपाण पूरी तरह से निकाली तो ऋतुओं के चक्र की शक्ति फूट पड़ी। सिम्बा भाटी और रेशमी के बीच की दूरी तुरंत बढ़ गई। ऐसा नहीं था कि सिम्बा भाटी पीछे हट गए।
इसके बजाय ये था कि ऋतुओं के चक्र की शक्ति ने पहाड़ों और नदियों की शक्ति को चकनाचूर कर दिया, जो रेशमी लंबे समय से उसके दिल में बना रही थी। इस प्रकार उसका मुक्का अपने आप टूट गया। इत्मीनान से झरने का पानी अचानक गर्म, फिर ठंडा। क्षितिज से एक नदी नीचे बह रही थी। पानी साफ और अलौकिक था। सिम्बा भाटी ने रेशमी को कृपाण से काट दिया। झरने के पानी की स्थिति को लेते हुए और ऋतुओं के चक्र की शक्ति को समाहित करते हुए एक नदी जैसी कृपाण क्यूई ने गर्म और ठंडे के बीच बदलते हुए रेशमी पर तेजी से उड़ान भरी। पहाड़ों और नदियों के बीच रेशमी ने महसूस किया कि एक विशाल कृपाण क्यूई मौसम के चक्र की शक्ति को ले जा रही है, जिससे उस पर दबाव बढ़ रहा है। वो कृपाण क्यूई एक पल में जेठ की तरह गर्म थी और अगले ही पल में हड्डी को ठंडा कर देने वाली थी। था पाना मुश्किल था। जैसा कि रेशमी झिझकी, उसे नहीं पता था कि इस चाल को कैसे तोड़ना है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने कौन सी चाल खेली, ये सिर्फ कृपाण क्यूई का एक किनारा था। अमर पहाड़ और नदियां, मेरे लिए तोड़ो। रेशमी अंदाजा नहीं लगा पा रही थी कि कृपाण का इरादा गर्म था या ठंडा। उसने सीधे पहाड़ों और नदियों की शक्ति को मूर्त रूप दिया। एक पंच पहाड़ था, दूसरा नदी। पहाड़ और नदियां जम गईं, तकनीक को तोड़ने के लिए बल का प्रयोग करने की तैयारी कर रही थीं। बैंग! जब कृपाण क्यूई पहुंची तो ऐसा लगा जैसे स्वर्गीय नदी विपरीत दिशा में बह रही हो। दुनिया की शक्ति उमड़ पड़ी। रेशमी के हाव भाव तुरंत बदल गए। वो तकनीक को तोड़ने के लिए बल का प्रयोग करना चाहती थीं। हालांकि वो ये जानकर भयभीत हो गईं कि इस कृपाण में निहित ऊर्जा उसके अमर पर्वत और नदियों की तुलना में बहुत अधिक मजबूत थी। वो इसके साथ आमने सामने नहीं भिड़ सकती थीं। जब उसकी मुट्ठी की स्थिति टूटी तो रेशमी ने एक कॉर्प खून की उल्टी की। उसने पहाड़ों और नदियों के बीच जल्दी से पीछे हटने के लिए पहाड़ों और नदियों की शक्ति का उपयोग किया। कृपाण क्यूई में निहित ऊर्जा को हल किया। गड़गड़ाहट, घड़गड़ाहट। तुरंत लहरें उठीं और पहाड़ कांपने लगे। कृपाण क्यूई में निहित ऊर्जा बहुत मजबूत थी। बस बची हुई लहरों ने पहाड़ों और नदियों की रहस्यमयी घटना का कारण बनाया, जिसे रेशमी ने अस्थिरता के लक्षण दिखाने शुरू किए। क्या ये 4 सीजन कृपाण तकनीक की शक्ति है? कितना मजबूत! अप्रत्याशित रूप से इसने रेशमी के पहाड़ों और नदियों की पूरी स्थिति को एक ही चाल में लगभग तोड़ दिया। केवल रेशमी ही जारी रख सकती हैं। जब अन्य काश्तकारों को इस कृपाण हड़ताल का सामना करना पड़ता था तो उनके पास जो भी राज्य था वो तुरंत ढह जाता था। इससे पहले उन्होंने रेशमी के आक्रमण को आधे मूव में तोड़ दिया था। जैसे ही उन्होंने अपनी कृपाण खींची, रेशमी का आक्रमण टूट गया। इसी के आधार पर ये सिम्बा भाटी साकेत से भी ज्यादा मजबूत हैं। इन्होंने कहा, इस 5 देशों युवा प्रतियोगिता में वे समर्थ शर्मा को हराने की सबसे अधिक संभावना रखते हैं। अन्य कुलीन कबीले के शिष्य उनके लिए कोई मुकाबला नहीं है। जब दर्शक स्टैंड में कई काश्तकारों ने इस चौंकाने वाली कृपाण हड़ताल देखी तो 4 सीजन कृपाण तकनीक जिसका वे इंतजार कर रहे थे आखिरकार प्रकट हो गई। सभी का हृदय तुरंत उमड़ पड़ा। उनके चेहरे लाल हो गए और उनकी भावनाएं बढ़ गईं। आप अभी भी हार मानने को तैयार नहीं हैं? सिम्बा भाटी ने थोड़ी भौएं सिकोड़ी, कुछ गुस्से में दिखाई दिए। उनकी कृपाण थोड़ी कांपने लगी और एक धुंधली कृपाण का इरादा जमा होने लगा। उन्होंने उदास होकर कहा, 18 स्वर्ग तोड़ने वाली कृपाण हड़तालें। पहली कृपाण हड़ताल, दूसरी कृपाण हड़ताल, तीसरी कृपाण हड़ताल, चौथी कृपाण हड़ताल। सिम्बा भाटी जमीन पर जड़े जमाए खड़ा हुआ था, बिल्कुल भी नहीं हिल रहा था। फिर उसने एक और मजबूत मार्शल तकनीक को अंजाम दिया। जैसे ही कृपाण की रोशनी नृत्य की, एक असीम प्रकाश फैल गया। ये इसलिए था क्योंकि कृपाण क्यूई बहुत घनी थी, जिससे हल्की रोशनी निकल रही थी। सिम्बा भाटी की चोटी स्मॉल परफेक्शन कृपाण के इरादे के साथ पहाड़ों की ओर निकल गई, जिसे रेशमी ने मूर्त रूप दिया। भैंग, भैंग, भैंग। कृपाण के इरादे के समर्थन से 18 स्वर्ग तोड़ने वाली कृपाण हड़ताल की ताकत अपने चरम पर पहुंच गई। हर बार जब सिम्बा भाटी ने कृपाण का प्रहार किया तो एक पर्वत की चोटी चकनाचूर हो गई। 18वीं कृपाण हड़ताल के बाद पहाड़ और नदियां सब नष्ट हो गए। पहाड़ अब दिखाई नहीं दे सकते थे और नदियां अब दिखाई नहीं दे सकती थीं। केवल असीम कृपाण प्रकाश और धुंधली कृपाण का इरादा ही रह गया, जो चारों दिशाओं में गूंज रहा था। ये वैसा ही था जैसा सिम्बा भाटी ने पहले कहा था। जब तक वो पहाड़ों को काटे और नदियों को चकनाचूर कर दे, चाहे कोई राज्य कितना भी मजबूत क्यों ना हो, ये पूर्ण शक्ति के सामने मात्र एक सजावट होगी। दहाड़ो! जब रेशमी हार गई तो उसके सिर के ऊपर का सुनहरा अजगर बुरी तरह से चिल्लाया। सिम्बा भाटी के सुनहरे अजगर ने अपनी लंबाई का 1.5 मीटर हिस्सा खा लिया। इसकी चमक काफी कम हो गई और ये कमजोर और उदासीन लग रहा था।
दूसरी ओर सिम्बा भाटी के ऊपर सुनहरा अजगर अपने नुकीले नुकीले दांत उघाड़े और अपने पंजे लहराते हुए भयानक रूप से दहाड़ रहा था। इसकी आंखें उत्साही थीं और इसकी आभा बहुत क्रूर थी। ये अब 25 मीटर लंबा था, जो समर्थ शर्मा के 25 मीटर तक पहुंच गया था। जैसे ही अर्जुन देव ने सिम्बा भाटी की 4 सीजन कृपाण तकनीक को याद किया, वे गहरी सोच में डूब गए। ये उनकी कल्पना से अलग था। मूल रूप से जब सिम्बा भाटी ने 4 सीजन कृपाण तकनीक सीखी होगी तो वे इसे अपने आप समझ गए होंगे। अब ऐसा लगता है कि वे गलत थे। सिम्बा भाटी का मार्ग भाटी वंश के पूर्वजों के समान था। संभवतः ओमवीर भाटी ने 4 सीजन कृपाण तकनीक को सफलतापूर्वक समझने के बाद अपनी समझ और अनुभव अपने वंशजों को सौंप दिए। अब जबकि उनके पास एक मोटा विचार था तो अर्जुन देव ने खुद से बुदबुदाया, अगर मैं अपने पूर्वजों के मार्ग पर चलता हूं तो स्वाभाविक रूप से मैं कई चक्कर लगा पाऊंगा और ये बहुत आसान हो जाएगा। हालांकि ये 4 सीजन कृपाण तकनीक अन्य मार्शल तकनीकों से अलग है। इसका कोई निश्चित चरण नहीं होता है। इसे स्वयं समझना सबसे उपयुक्त है। सरल शब्दों में कहें तो अगर सिम्बा भाटी केवल ओमवीर भाटी के मार्ग पर चलते हैं तो अर्जुन देव से मिलने पर वे बुरी तरह हार जाएंगे। कोई आश्चर्य नहीं होगा। हालांकि सुमेर जो बगल में था वो चकित रह गया। वो कृपाण का अभ्यास करने वाला व्यक्ति भी था। वो उस इत्मीनान से झरने के पानी की विशाल शक्ति को दूसरों की तुलना में अधिक स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। उसने आह भरी और कहा, कितनी मजबूत कृपाण तकनीक है। कोई आश्चर्य नहीं कि लोग कहते हैं कि 4 सीजन कृपाण तकनीक हेवन रैंक के नीचे सबसे मजबूत मार्शल तकनीक है। ये वास्तव में अपनी प्रतिष्ठा पर खरा उतरता है। हेवन कृपाण मंडल के आसपास के बुजुर्गों ने स्वयं सिर हिलाया। अगर वे भी होते तो वे स्थिति को बदलने में सक्षम नहीं होते। उन्हें केवल करारी हार का सामना करना पड़ता। प्रथम अध्यक्ष प्रभाकर राय ने पूछा, अर्जुन देव, बिजली कलश कृपाण तकनीक की अंतिम चाल दिव्य बिजली कलश का अभ्यास आपका कैसा है? अर्जुन देव ने उत्तर देने से पहले कुछ देर सोचा। मैं अपनी तुलना पूर्वज से करने की हिम्मत नहीं करता। हालांकि मैं अभी भी इसकी शक्ति का 70 से 80% आसानी से बाहर ला सकता हूं। प्रभाकर राय ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। फिर उन्होंने कुछ अफसोस के साथ कहा, बिजली कलश कृपाण तकनीक हमारे संप्रदाय के पूर्वज द्वारा बनाई गई थी। अगर आप हवा की स्थिति, बादल की स्थिति और गरज की स्थिति को समझ सकते हैं तो आप इस सिम्बा भाटी के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। हाँ, हालांकि ये ठीक है। शीर्ष 10 में प्रवेश कर पाना पिछले कुछ हजार वर्षों में हेवन कृपाण मंडल द्वारा हासिल किया गया सबसे अच्छा परिणाम है। अर्जुन देव, ज्यादा उदास न हो। अर्जुन देव धीरे से मुस्कुराए और उन्होंने अपने हाथ में चंद्र छाया कृपाण पकड़ लिया। उन्होंने कुछ नहीं कहा। मैच 50, समर्थ शर्मा बनाम सुमन। ये 5 देशों युवा प्रतियोगिता का 92वां दौर था। ये मैच दिन का आखिरी मैच था। पिछले 5 देशों युवा प्रतियोगिता के 2 प्रतिभागी एक दूसरे से लड़ेंगे। इससे सभी कुछ उत्साहित हो गए। सुमन काफी मजबूत है। उसका सुनहरा अजगर 23 मीटर लंबा है। उसने रैंकिंग मैचों में केवल 3 मैच हारे हैं। अगर वे ये मैच हार भी जाते हैं तब भी उनके पास शीर्ष 10 में आने की उच्च संभावना है। इन्होंने कहा, मुझे आश्चर्य है कि वे समर्थ शर्मा की ताकत को कितना बाहर निकाल सकते हैं। समर्थ शर्मा बहुत आसानी से जीत रहे हैं। वास्तव में बस उसका दमनकारी आत्मविश्वास ही घुटन महसूस कराने के लिए काफी है। कोई उससे लड़ने का आत्मविश्वास कैसे रख सकता है? बिना किसी संदेह के हर कोई इस मैच के परिणाम की भविष्यवाणी कर सकता है। केवल एक चीज जो वे अनिश्चित थे वो ये थी कि समर्थ शर्मा की ताकत सुमन कितनी ताकत को बाहर कर सकती है। आखिरकार चाहे कुछ भी हो, सुमन की ताकत सभी के देखने के लिए स्पष्ट थी। ये विशेष रूप से उस स्वर्ग और पृथ्वी को उछालने के लिए था। ये अंतरिक्ष को भी चकनाचूर कर सकता है। कई दिग्गजों ने इसे सीधे प्राप्त करने की हिम्मत नहीं की। समर्थ शर्मा इस कदम से कैसे निपटेंगे? विंड क्लाउड प्लेटफॉर्म में समर्थ शर्मा ने लंबे कपड़े पहने थे। उसके सुंदर चेहरे पर ज्यादा भाव नहीं थे। उसके सीने में आत्मविश्वास दुनिया के साथ एक लग रहा था। जब किसी ने उसकी ओर देखा तो उसके शरीर पर एक फीकी चमक लग रही थी। ये लगातार टिमटिमाता रहा। एक नज़र से कोई भी बता सकता था कि वो असाधारण था। समर्थ शर्मा के आत्मविश्वास के दबाव में सुमन ने एक गहरी सांस ली और अपने दिल के नकारात्मक विचारों को बाहर निकाल दिया। बिना कुछ कहे वो अपनी काली छड़ी को इधर उधर घुमाया और समर्थ शर्मा की ओर चल दिया। 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 7 कदम। सुमन के हर कदम के साथ जमीन पर एक बात की छवि दिखाई देगी। प्रत्येक बात की छवि ने कर्मचारियों को अलग मुद्रा में रखा। जब तक सुमन ने 7 कदम पूरे किए तब तक उसकी आभा अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। समर्थ शर्मा ने अर्जुन देव को पहले जो दबाव दिया था वो दूर हो गया। उसकी तकतकी तेज हो गई जब उसने अपने कर्मचारी को हवा में नाचते अजगर या सांप की तरह घुमाया। ये सुमन की विशेषता थी, एवरलास्टिंग यूनिवर्स। 7 अंतिम हमलों को मिलाकर वो अपने प्रतिद्वंदी को पूर्ण आक्रामक शक्ति से दबा सकता था।
उस समय यहाँ तक कि अर्जुन देव ने भी इस कदम का सामना नहीं किया क्योंकि इसकी शक्ति बहुत अधिक थी और इसका सामना करना इसके लायक नहीं था। समर्थ शर्मा के हाव भाव शांत रहे जब उन्होंने स्टाफ की हड़ताल को देखा जो पहाड़ों को चकनाचूर कर सकती थी। फिर उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया, एक कदम, बस एक कदम, और मैदान पर स्थिति तुरंत बदल गई। समर्थ शर्मा की ओर से बेहद तेज हवा चली। आकाश में बादल अनंतहीन मंथन कर रहे थे। जैसे ही हवा चली और बादल मंथन कर रहे थे, समर्थ शर्मा के शरीर से राजत्व की एक विशाल स्थिति फूट पड़ी और आकाश में उड़ गई। अत्याचारी, सर्वोच्च, अपराजय, निरपेक्ष, राजत्व की सभी प्रकार की आभा समर्थ शर्मा के शरीर से आई थी। अप्रत्याशित रूप से जिस स्थिति को उसने समझा था वो राजत्व की स्थिति थी। जैसा कि कहा जाता है, आकाश के नीचे सब कुछ राजा का है। अप्रत्याशित रूप से समर्थ शर्मा ने राजत्व की इस स्थिति को अपना मुख्य राज्य बना लिया। सुमन ने 7 कदम चलने के बाद उसने जो स्वर्ग और पृथ्वी की गति एकत्र की वो समर्थ शर्मा के एक कोमल कदम से तुरंत दब गई। का समर्थ शर्मा ने अपने दाहिने हाथ से अपनी तलवार की मूठ पकड़ी और उसे खींच लिया। राजत्व की इस गति पर सवार होकर उन्होंने अपनी तीक्ष्णता का प्रदर्शन किया, एक अपराजय आबादी जो दुनिया भर में फैल सकती थी। तलवार और कर्मचारी आपस में टकराए और दोनों के नीचे विंड क्लाउड प्लेटफॉर्म पर तुरंत अनगिनत दरारें पड़ गईं। दोनों शक्तियां लगातार टकराती रहीं। सुमन ने दांत भींच लिए और सहन कर लिया। अप्रत्याशित रूप से वो तुरंत पीछे नहीं हटे। वैंग वैंग वैंग, समर्थ शर्मा की तलवार की नोक कांपी और एक विशाल तलवार का इरादा निकल गया। इस तलवार की शक्ति विस्फोटक रूप से बढ़ गई। सुमन का तुरंत कोई मुकाबला नहीं था। वो 9 कदम पीछे हटे और खून की एक बड़ी कौर उल्टी कर दी। संप्रभु अवरोही, समर्थ शर्मा ने चिल्लाया और एक कदम आगे बढ़ाया। राजत्व की विशाल स्थिति एक प्राचीन पर्वत की तरह थी जो अर्जुन देव पर दबाव डालती थी। जब समर्थ शर्मा ने अपनी तलवार घुमाई तो ये संप्रभु अवरोही की तरह थी। आसपास की हवा से प्रभावित सार तेजी से तलवार की नोक की ओर बढ़ गया, जैसे वो राजा को श्रद्धांजलि दे रहा हो। असीम तेज हवा के साथ ये तलवार अकल्पनीय रूप से तेज थी। सुमन केवल अपनी इंद्रियों पर भरोसा कर सकती थी कि वो अपने डंडे को अपनी छाती पर लगा सके। बैंग, सुमन ने अपनी चाल चली थी और अभी तक अपने सार को दक्षिणात्मक रुख में नहीं डाला था कि तलवार उसके डंडे पर लगी, जिससे वो 2 हिस्सों में बंट गई। जब तलवार की हवा चली तो सुमन टूटी हुई पतंग की तरह पीछे की ओर उड़ गई। वो विंड क्लाउड बैरियर से टकराई और जमीन पर उतरने से पहले जोर से उछली। सुमन ने एक घुटने पर घुटने टेक दिए। उसके फटे कपड़ों के नीचे उसके छाती पर तलवार के घायल घाव फैल गए थे। घावों में छिपा तलवार का इरादा अभी तक फीका नहीं पड़ा था। उसके घाव और गंभीर होते जा रहे थे। सुमन को पता था कि वो हार गया है। वो मुश्किल से 2 चालों को रोक पाने में सफल रहा था। अंतर बहुत बड़ा था। वो मन ही मन फूट फूट कर रो दिया। उन्हें नहीं पता था कि क्या कोई है जो उन्हें इस 5 राष्ट्रीय युवा प्रतियोगिता में हरा सकता है। मेरा कौशल हीनतर है। सुमन हार मान लेती है। सुमन खड़ी हुई और हार स्वीकार करने का निर्णय लिया। समर्थ शर्मा ने तलवार मयान कर दी। उसके सिर के ऊपर के सुनहरे अजगर के थोड़ी देर निगलने के बाद वो 8 और 7 इंच लंबा हो गया। अब वो आधे इंच से भी कम लंबा था और 23 मीटर लंबा होगा। ये संभवतः समर्थ शर्मा की असली ताकत है। अप्रत्याशित रूप से उन्होंने हवा और बादल की स्थिति से राजत्व की स्थिति को समझा, जो किसी भी अन्य जिम्मेदार राज्य की तुलना में अधिक है। 3 साल पहले की तुलना में समर्थ शर्मा की ताकत भयानक दर से बढ़ी है। मुझे अंत में पता चला कि वो 4 सीजन सेबर टेक्निक से क्यों नहीं डरता। जब वो राजत्व की स्थिति के साथ एक शक्तिशाली तलवार तकनीक को निष्पादित करता है तो ये ऋतुओं के चक्र की शक्ति का विरोध करने के लिए पर्याप्त होता है। हाँ, हालांकि हमें उनके लड़ने के बाद ही पता चलेगा। उन दोनों ने अभी तक अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया है। कल दिग्गजों के बीच लड़ाई देखना निश्चित रूप से दिलचस्प होगा। हालांकि मैं अभी भी समर्थ शर्मा का पक्ष लेता हूं। उन्होंने केवल हिमशैल के सिरे का ही उजागर किया है। सिम्बा भाटी ने अपनी ताकत का कम से कम 60% उजागर किया है। इस राउंड के अंतिम मैच में समर्थ शर्मा ने आखिरकार टॉप सीड खिलाड़ी की ताकत का उजागर किया। पिछली 5 देशों युवा प्रतियोगिता में शीर्ष 10 में जगह बनाने वाली सुमन 2 चालों में समर्थ शर्मा से हार गईं, लेकिन वो बिल्कुल भी विरोध नहीं कर पाईं। साकेत ने समर्थ शर्मा के सिर के ऊपर के सुनहरे अजगर को देखा और सिर हिलाकर कहा, उसकी जैसी पीढ़ी में होना वास्तव में एक त्रासदी है। ऐसा लगता है जैसे आकाश के सभी तारे उसके सिर पर हैं। हम सिर्फ सहायक किरदार हैं। ग्रीष्म केतु के अनियंत्रित चेहरे पर एक गंभीर भाव प्रकट हुआ। थोड़ी देर बाद वो धीरे से मुस्कुराया और कहा, राजत्व की स्थिति वास्तव में संयोग है। मैचों के 92 राउंड पहले ही समाप्त हो गए थे, लेकिन 8 दिग्गजों ने अभी तक लड़ाई नहीं की थी। ऐसे में कल अंतिम 8 राउंड में 8 खिलाड़ियों को एक दूसरे से लड़ना होगा। रैंकिंग मैचों की शुरुआत से लेकर अब तक 8 दिग्गजों ने एक भी मैच नहीं गंवाया था। समर्थ शर्मा, साकेत, सिम्बा भाटी, वाहिद, चमन चौधरी, समर केतु, प्रभातिका और अर्जुन देव संयुक्त रूप से पहले स्थान पर रहे।
हालांकि प्राचीन काल से ही साहित्य में न तो प्रथम स्थान था और न ही मार्शल आर्ट में कोई दूसरा स्थान था। ऐसी स्थिति कैसे हो सकती है जहां 8 लोग पहले हों? कल दिग्गजों के बीच लड़ाई में निश्चित रूप से 8 में से एक विजेता और एक हारने वाला होगा। ट्रू ड्रैगन रैंकिंग भी तय की जाएगी। कौन पहले स्थान पर आ सकता है और इस युग का मुख्य पात्र बनकर दुनिया का भाग्य प्राप्त कर सकता है। कल सूरज डूबने से पहले सब कुछ खत्म हो जाएगा। प्रतिभाओं का युग आधिकारिक तौर पर उसी क्षण शुरू होगा। भीड़ की जयकारों के बीच आखिरकार लंबी रात बीत गई। विंड क्लाउड प्लेटफॉर्म लोगों से भरा हुआ था। उनकी आवाज तेज थी। मैच शुरू होने से पहले ही माहौल गर्म हो चुका था। हर कोई उस पल का इंतजार कर रहा था जब दिग्गज लड़ेंगे। वे उस पल का इंतजार कर रहे थे जब सच्चे नायक शिखर पर पहुंच गए। वे देखना चाहते थे कि इस युग का मुख्य पात्र कौन है। पहला मैच वायुश्री बनाम उदय। 93वें राउंड का पहला मैच आधिकारिक तौर पर शुरू हुआ। हालांकि यह दिग्गजों के बीच प्रत्याशित मैच नहीं था जिसने सभी को निराश किया। हालांकि विंड क्लाउड प्लेटफॉर्म में 2 लोग अपने अपने डोमेन के विशेषज्ञ थे। उनके मैच उबाऊ नहीं होंगे। प्रतिभाशाली ब्लेड्समैन उदय का सामना करते समय वायुश्री लापरवाह नहीं हुए। वे वही गलती नहीं करेंगे जो उन्होंने चमन चौधरी के खिलाफ की थी। उन्होंने शुरू से ही अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया। एक ठंडी हवा गर्जना की और ठंड ने तुरंत विंड क्लाउड प्लेटफॉर्म को ढक लिया। जैसे ही वायुश्री ने अपनी तलवार का इरादा भेजा, बर्फ के टुकड़े नीचे बहने लगे। ड्रिफ्टिंग स्नो संप्रदाय की विभिन्न शक्तिशाली तकनीकों को वायुश्री के हाथों में पूर्ण रूप से निष्पादित किया गया था। इस समय उदय उस समय की तुलना में बहुत अधिक परिपक्व थे जब उन्होंने पहली बार 5 राष्ट्रीय युवा प्रतियोगिता शुरू की थी। उदय की आंखों में अब कोई अहंकार नहीं था। इसके बजाय केवल गंभीरता और सावधानी थी। वे स्पष्ट रूप से सहन कर रहे थे। डैंग डैंग डैंग। कृपाण की रोशनी हर जगह निकल गई। तलवार की छवियां हवा में भर गईं। तलवार की और कृपाण की बहताशा इधर उधर चले गए। दोनों ने जो ताकत दिखाई वो बराबर थी। कृपाण के इरादे और तलवार के इरादे के संदर्भ में वे एक दूसरे को रास्ता नहीं दे रहे थे। हालांकि वायुश्री की बर्फ की स्थिति उदय की पृथ्वी की स्थिति से अधिक मजबूत थी। वर्तमान स्थिति के आधार पर वायुश्री ने थोड़ी सी बढ़त हासिल की, लेकिन ये केवल अस्थायी था। सभी जानते थे कि उदय ने अभी तक अर्थ वेन सेबर तकनीक का इस्तेमाल नहीं किया था। यदि वो अप्रत्याशित अर्थ वेन सेबर तकनीक को रोक सकता था तो वो जीत प्राप्त करने के लिए आश्वस्त था। यदि वो इसे नहीं रोक सकता था तो विजेता की भविष्यवाणी करना कठिन था। शिव। कृपाण के भिनभिनाने के बाद उदय, जो लंबे समय से चुप था, आखिरकार उसे अर्थ वेन सेबर तकनीक को निष्पादित करने का सबसे उपयुक्त अवसर मिला। ठंडी कृपाण की एक लहर ने जमीन पर बर्फ को फाड़ दिया और तेजी से वायुश्री की छाती की ओर बढ़ी। वायुश्री धीरे से मुस्कुराया, बिल्कुल भी नहीं घबराया। उन्होंने कहा, मैं लंबे समय से आपका इंतजार कर रहा था। पूर्ण बर्फ छाया तलवार। आसपास का तापमान गिर गया। वायुश्री का ऊपरी हिस्सा कांपने लगा। सभी की चौंकाने वाली निगाहों से देखने से पहले वो 2 भागों में विभाजित हो गया। तलवार की रोशनी की 2 लकीरें टिमटिमा रही थीं। एक ने उदय के मुख्य शरीर के हमले को रोक दिया, जबकि दूसरे ने जमीन से निकलने वाली कृपाण की को रोक दिया। जब दोनों आकृतियां आपस में मिल गईं तो उदय की आंखें फैल गईं। जब दोनों आकृतियां वापस एक साथ विलीन हो गईं तो एक ठंडी ठंडक बर्फ सफेद तलवार में बदल गई और तलवार से बाहर निकल गई, जिससे उदय को वापस जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। अर्थ वेन सेबर तकनीक के टूटने के साथ उदय अपने कृपाण इरादे से बढ़त हासिल नहीं कर सका। उनकी स्थिति भी थोड़ी कमजोर थी। 100 चालों के बाद उदय केवल असहाय रूप से हार स्वीकार कर सकता था। वायुश्री ने अपनी तलवार म्यान में रखी और धीरे से कहा, मुझे जीतने देने के लिए धन्यवाद। इस युद्ध ने वायुश्री की प्रतिष्ठा को सिद्ध कर दिया था। चमन चौधरी के हाथों उनकी दयनीय हार इसलिए नहीं थी क्योंकि वे कमजोर थे या इसलिए कि असमानता बहुत अधिक थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे लापरवाह थे। दूसरा मैच फंग हुआ बनाम लियू चियांग। इसी तरह के 5 और मैच बीत गए। उनमें से कोई भी दिग्गजों के बीच लड़ाई नहीं थी। जिसने जो किसान उत्सुकता से दिग्गजों के बीच लड़ाई देखने के लिए इंतजार कर रहे थे, उन्हें जलन की भावना महसूस की। जैसे ही ये निराशा अपने चरम पर पहुंची, एरिना में रेफरी ने आखिरकार दिग्गजों के नाम पुकारे। 12वां मैच पूर्वी समुद्र का लिटिल ड्रैगन किंग समरकेतु बनाम नोबल क्लैन का साकेत। पूरे क्षेत्र में तुरंत हंगामा हो गया। आखिरकार दिग्गजों के लिए लड़ने का समय आ गया है। 8 दिग्गजों के पास केवल 8 मैच बचे हैं। उन सभी के समान अंक हैं। हर मैच उनकी अंतिम रैंकिंग तय करेगा, इसलिए वे निश्चित रूप से अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। वास्तव में इस समय वे अपनी ताकत को छिपा नहीं सकते, अन्यथा अगर वे हार जाते हैं तो वे पहले रैंक के लिए लड़ने का मौका खो सकते हैं। ग्रीष्म केतु बनाम साकेत। उनकी दोनों शक्तियां अथाह हैं। मुझे आश्चर्य है कि कौन जीतेगा।
एक महाद्वीप का कुंडलित ड्रैगन है और दूसरा पूर्वी सागर का बाढ़ ड्रैगन है। इसे दो ड्रैगनों के बीच की लड़ाई माना जा सकता है। हा। हर किसी की निगाहें विंड क्लाउड प्लेटफॉर्म पर केंद्रित थीं। हर तरह की चर्चाएं हुईं। जब सभी आवाजें एक साथ मिल गईं तो बहुत शोर था। भीड़ में अर्जुन देव ने भी नजर डाली। ये दोनों लोग दिग्गज कहे जाने के योग्य थे, खासकर समरकेतु। अर्जुन देव को महसूस हुआ कि समरकेतु की शक्ति उनके द्वारा दिखाए गए से कहीं अधिक भयानक थी। समरकेतु उनके सबसे मजबूत प्रतिद्वंदियों में से एक था। दोनों दिग्गज जब विंड क्लाउड प्लेटफॉर्म पर चढ़े तो शोर शराबे वाली चर्चाएं जल्दी ही बंद हो गई। सभी ने विंड क्लाउड प्लेटफॉर्म को देखा। वे दोनों एरिना के एक कोने में खड़े हो गए और एक दूसरे को देखने लगे। उनकी तेज आभा हवा में तीव्रता से टकरा रही थी। इससे पहले कि वे कोई कदम उठाएं, तेज हवाएं लगातार चलती रहीं। साकेत ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, मैंने लंबे समय से सुना है कि पूर्वी असीम सागर में एक पूर्ण प्रतिभा है, जिसे पूर्वी सागर का लिटिल ड्रैगन किंग कहा जाता है। अब जब मैं उसे देखता हूं तो वह वास्तव में अपनी प्रतिष्ठा पर खरा उतरता है। ग्रीष्मकेतु ने अपना स्वर्गीय युद्ध हेल्बर्ट संभाला और चुप रहे। वे जानते थे कि दूसरे पक्ष को अभी भी कुछ कहना है। वास्तव में साकेत ने मुस्कुराना बंद कर दिया। उनकी तकतकी तलवार जैसी तेज हो गई। उन्होंने उदास होकर कहा, दुर्भाग्य से ये देवलोक महाद्वीप है, असीम सागर नहीं। यहाँ पानी नहीं है। आप क्या कर सकते हैं? ग्रीष्मकेतु के हाव भाव नहीं बदले। उन्होंने उदासीनता से कहा, यदि आप वास्तव में ऐसा सोचते हैं तो आपको शायद एक दयनीय हार का सामना करना पड़ेगा। उनके शब्द एक दूसरे से टकराए और उनकी आभा एक दूसरे से झुकने से इनकार कर दी। इससे तुरंत वे दोनों बारूद की गंध से भर गए, जैसे कि वे किसी भी क्षण विस्फोट हो जाएंगे। बूम! लंबे मौन के बाद जब वातावरण अपने चरम पर था तो वे दोनों अचानक एक ही समय पर चल पड़े। दो धुंधली सिलुएट्स हवा में एक दूसरे से पार हो गईं। उनकी गति बिजली की तरह तेज थी। हर कोई अस्पष्ट रूप से दो ड्रैगन आकार की गैसों को हवा में एक दूसरे को उलझते और फाड़ते हुए देख सकता था। साकेत का भाला एक कुंडलित ड्रैगन में बदल गया, जिसे भूमि का सच्चा ड्रैगन कहा जाता है। स्वर्गीय युद्ध हेल्बर्ट से रूपांतरित बाढ़ ड्रैगन भी था, जिसे समुद्र का अधिपति और पाताल का राजा कहा जाता है। भम भम भम। जैसे ही भाला और हेल्बर्ट टकराए, मंच पर गड़गड़ाहट की आवाज गूंजी। जैसे ही बाढ़ ड्रैगन ऊपर नीचे उड़ता गया, समुद्र के पानी की आवाज उठती हुई सुनाई दी। कुंडलित ड्रैगन जमीन पर मजबूती से खड़ा था। जब ये स्थिर था तो ये एक विशाल महासागर की तरह था, नहीं हिल रहा था। जब ये चला तो ये लावा फूटने जैसा था, दुनिया को नष्ट कर रहा था। दोनों ने अपनी मार्शल तकनीकों में शामिल करने के लिए बाढ़ ड्रैगन और कुंडलित ड्रैगन की विशेषताओं का उपयोग किया, जिससे वे पूर्ण रूप से बाहर निकल आए। लड़ाई की स्थिति ने सभी को आश्चर्य से आह भरने पर मजबूर कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे मंच पर वास्तव में दो ड्रैगन लड़ रहे हैं। लेकिन चाहे कुछ भी हो, घूंगे वाला ड्रैगन जमीन पर था। 100 से अधिक चालों के बाद ग्रीष्मकेतु के अत्याधिक हमले टूट गए। दूसरी ओर साकेत के प्रतिदाव के कारण ग्रीष्मकेतु को थोड़ा सा नुकसान उठाना पड़ा। स्थिति उसके लिए अच्छी नहीं लग रही थी। पूर्वी सागर का लिटिल ड्रैगन किंग क्या है? आप केवल ऐसे ही हैं। मेरे डबल ड्रैगन को एक मोती से खेलते हुए प्राप्त करो। अब जबकि साकेत का पल्ला भारी था, वो जोर से हंसा। उसका भाला बाएं से दाएं गया, जिससे भाले की दो अविभाज्य छवियां बन गई। प्रत्येक भाले ने एक क्रूर कुंडलित ड्रैगन को मूर्त रूप दिया। जैसे ही भाले की छवियां विलीन हुईं, दो कुंडलित ड्रैगन क्रूरता से दहाड़ने लगे और उन पर हमला कर दिया। कुंडलित ड्रैगन की आंखों में क्रूर रूप के आधार पर उन्होंने स्पष्ट रूप से ग्रीष्मकेतु को एक खिलौने के रूप में देखा। ग्रीष्मकेतु धीरे से मुस्कुराया। उसने अपने युद्ध हेल्बर्ट के चारों ओर ड्रैगन की छवियां बिखेर दी। उन्होंने उदास होकर कहा, दो जाली ड्रैगन, क्या तुम वास्तव में अपने आप को ट्रू ड्रैगन समझते हो? आज भले ही तुम एक ट्रू ड्रैगन हो, तो भी तुम्हें कुंडलित लगाना होगा। भम! स्वर्गीय युद्ध हेल्बर्ट की नोक ने विंड क्लाउड प्लेटफॉर्म पर भारी प्रहार किया। सपाट प्लेटफॉर्म पर तुरंत दरारें दिखाई दीं। ड्रैगन की के अनगिनत किस्में बाहर निकल गईं और ड्रैगन की दहाड़ अंतहीन रूप से गूंज उठी। ग्रीष्मकेतु के पीछे एक विशाल समुद्र दिखाई दिया। नीली लहरें जहां तक नजर जा सकती थीं फैली हुई थीं। जैसे ही समरकेतु समुद्र पर खड़ा था, उसके शरीर से अचानक राजत्व की स्थिति फूट पड़ी। लहरें आकाश में उमड़ पड़ीं और पानी के 18 खंभे ऊपर उठ गए। राजत्व की स्थिति आकाश में उड़ गई। समुद्र के राजा, वो वास्तव में राजत्व की स्थिति को भी समझता था। जब साकेत ने यह दृश्य देखा तो वो घबराए हुए भाव प्रकट किए बिना नहीं रह सका। हा, मेरे लिए लेट जाओ। समरकेतु पागलों से हंसा और अपने हाथों को आगे बढ़ाया। दो कुंडलित ड्रैगन जो उसके साथ खिलवाड़ कर रहे थे, अचानक पलट गए। दो कुंडलित ड्रैगन जो मूल रूप से उसके साथ खिलवाड़ कर रहे थे, तुरंत विशाल समुद्र पर दबा दिए गए, जिससे दयनीय चीखें निकलने लगी।
बस 2 छोटे कीड़े और तुम मेरे सामने दिखावा करने की हिम्मत करते हो? मरो। ग्रीष्मकेतु भयंकर रूप से चिल्लाया। उसकी मोटी भौहें कसकर एक साथ बुनी हुई थीं और उसका चेहरा क्रोध से भर गया। उसने दोनों हाथों से अजगर के सिर को निचोड़ दिया। का एक हल्की लाल रोशनी थी। ग्रीष्मकेतु ने सार से बने 2 कुंडलित ड्रैगन के सिर तोड़ दिए। ग्रीष्मकेतु ने प्रत्येक हाथ में एक ड्रैगन का सिर रखा और लापरवाही से उसे एक तरफ फेंक दिया। साकेत का डबल ड्रैगन प्लेइंग विद पर्ल ऐसे ही नष्ट हो गया। साकेत के हाव भाव उदास हो गए। उसने अपने दांत भींचकर कहा, अच्छा अच्छा अच्छा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मुझे इस तरह अपमानित कर दो? ग्रीष्मकालीन केतु, मुझे परवाह नहीं है कि तुम पूर्वी सागर के राजा हो। अब जबकि हम देवलोक महाद्वीप में हैं तो मैं साकेत तुम्हें एक कीड़े में पीट दूंगा। साकेत जोर से चिल्लाया और अपने पेट में ताकत झोंक दी। उसके गले से अजीब आवाजें आईं और उसके मुंह से गड़गड़ाहट की आवाज की तरंगें फैल गईं। उन्होंने तूफान जैसी लहरें पैदा की जिससे विंड क्लाउड प्लेटफॉर्म लगातार कांपने लगा। अप्रत्याशित रूप से साकेत ने अपने मांस और रक्त के शरीर को एक कुंडलित अजगर की तरह दहाड़ने के लिए उपयोग किया। दर्शक दीर्घा में बैठे सैकड़ों कारीगरों ने महसूस किया कि उनकी खोपड़ी सुन्न हो गई है। वो ध्वनि तरंग उनके मस्तिष्क में प्रवेश करने लगी जिससे उन्हें एक दृढ़ क्रोध का एहसास हुआ। साकेत एक क्रूर कुंडलित अजगर की तरह लग रहा था। जैसे ही वो चला, जमीन पर दरारें दिखाई दीं। ड्रैगन की किस्में ऊपर उठ गईं। हालांकि ड्रैगन की में निहित ड्रैगन दहाड़ उसकी दहाड़ से पूरी तरह से दब गई थी। कुंडलित ड्रैगन क्रोध, स्वर्ग गिरता है और पृथ्वी फट जाती है। साकेत ने अपना भाला पकड़ा और आकाश की ओर इशारा किया। उसका भाला प्रकाश से टिमटिमा रहा था जिससे एक कुंडलित ड्रैगन की शक्ति का भौतिक रूप धारण हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे वो आकाश और पृथ्वी को चकनाचूर करना चाहता था। चारों समुद्रों के शासक समरकेतु को मांस की पैटी में कुचलना चाहता था। ग्रीष्मकेतु के होंठ मजेदार अभिव्यक्ति में मुड़ गए। उसने ठंडे स्वर में सूंघा और कहा, कितना मूर्खतापूर्ण! एक महत्वहीन साधारण अजगर मुझसे प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत करता है। साकेत, आप योग्य नहीं हैं। मैं चारों समुद्रों का स्वामी हूं, पीले आकाश का पुत्र हूं। आज मैं तुम्हें स्वर्ग का प्रतिनिधित्व करने के लिए दंडित करूंगा। ग्रीष्मकेतु ने तिरस्कार की अभिव्यक्ति प्रकट की। वो जोर से हंसा और उसके पीछे विशाल समुद्र उमड़ पड़ा। स्वर्गीय युद्ध हेल्बर्ट पर भी 9 ड्रैगन छवियां दिखाई दीं। हालांकि ये ड्रैगन छवियां हेल्बर्ट में गहराई से उकेरी गई थीं। विशाल दैवीय शक्ति राजत्व की स्थिति में बदल गई। हेल्बर्ट एक चमकदार सुनहरी रोशनी देता है। सुनहरी रोशनी का प्रत्येक किनारा राजत्व की शुद्ध स्थिति से बना है। ये प्रभातिका के मॉर्निंग सन फिस्ट से भी ज्यादा मजबूत था। समरकेतु ने अपने दाहिने हाथ को आगे बढ़ाया और एक हाथ से स्वर्गीय युद्ध हेल्बर्ट के सिरे को पकड़ा। वो एक अद्वितीय आभा के साथ बाहर निकला और 9 प्राचीन कुंडलित ड्रैगन बिखर गए। समरकेतु ने एक कदम और आगे बढ़ाया, साकेत के बचाव में एक अंध बिंदु पर चला गया। फिर उसने स्वर्गीय युद्ध हेल्बर्ट को अपने बाएं हाथ में बदल लिया और उसे आगे की ओर फेंक दिया। साकेत सैंडबैग की तरह उड़ता हुआ दिखाई दिया। साकेत के मुंह से खून निकल गया, उसके कपड़े फट गए और अंत में धूल में बदल गए। भीड़ अवाक रह गई। जैसे ही उन्होंने दैवरूपी ग्रीष्मकेतु को देखा, उनके हृदय में पूजा की भावना पैदा हुई। ये राजत्व की स्थिति समर्थ शर्मा की स्थिति से कमजोर नहीं थी। विजय ग्रीष्मकेतु, आपको 2 अंक और मिले हैं। रेफरी की शांत आवाज सुनाई दी जिससे भीड़ का ध्यान वास्तविकता की ओर वापस आया। उन्होंने देखा कि साकेत का 23 मीटर लंबा सुनहरा ड्रैगन काफी फीका पड़ गया था। वो 3 मीटर सिकुड़ गया, द्वितीय दर्जे का ड्रैगन बन गया। साकेत जैसे बड़े किरदार को हराने के बाद समरकेतु के सुनहरे ड्रैगन ने तेज रोशनी दी। वो 23 मीटर तक बढ़ गया, जो सिम्बा भाटी से कमजोर नहीं था। ये एक सच्चे दिग्गज की ताकत है। साकेत के लिए कितना दुर्भाग्यपूर्ण था, अंत में वो महाद्वीप का वास्तविक ड्रैगन नहीं है। अंत में एक और व्यक्ति है जो समर्थ शर्मा के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता है। 8 दिग्गजों में से केवल 7 ही बचे हैं। आइए देखते हैं कि इस दौर में कितने दिग्गज गिरेंगे। उन्होंने कहा कि मूल रूप से जब तक कोई मैच हारता है तो वो शीर्ष पर पहुंचने की अपनी योग्यता खो देता है। अंतिम कुछ दौर में शीर्ष पर पहुंचने वालों की संख्या कम हो जाएगी। समरकेतु अपना सिर ऊंचा करके आगे बढ़ा। उसने साकेत को नजरअंदाज कर दिया, जो असंतोष और क्रोध की अभिव्यक्ति के साथ जमीन पर पड़ा हुआ था। अगला दौर अर्जुन देव बनाम वाहिद। विंड क्लाउड प्लेटफॉर्म पर रेफरी ने अगले मैच में दोनों पक्षों के नामों की घोषणा की। दर्शक दीर्घा में बैठे कल्टीवेटर जो पहले मैच में डूबे हुए थे, तुरंत हंगामा करने लगे। शानदार, एक और विशाल लड़ाई। हालांकि वाहिद स्पष्ट रूप से सिम्बा भाटी और अन्य से कमजोर हैं, लेकिन उनके प्रतिद्वंदी अर्जुन देव है। इस मैच के परिणाम की भविष्यवाणी करना मुश्किल है। ये सही है,
इससे पहले वाहिद ने सुमन को हराने के लिए कई चालें चली, लेकिन वो उदय को एक ही चाल में हराने में सफल रहे। वो अर्जुन देव से भी अधिक शक्तिशाली हैं। उन्होंने जो शक्ति प्रकट की उसके आधार पर वाहिद को अर्जुन देव से अधिक शक्तिशाली होना चाहिए। हालांकि 8 दिग्गजों को पहले स्थान पर रखा गया था, लेकिन भीड़ उनमें से कौन शक्तिशाली है ये निर्धारित करने के लिए उन्होंने जो शक्ति प्रकट की उसका उपयोग कर सकती थी। स्वाभाविक रूप से समर्थ शर्मा और सिम्बा भाटी पहले स्थान पर थे। समर केतु और चमन चौधरी दूसरे स्थान पर थे। प्रभातिका, साकेत और वाहिद तीसरे स्थान पर थे। अर्जुन देव अंतिम स्थान पर थे। हालांकि चाहे जो भी हो, ये केवल एक अनुमान था। कौन शक्तिशाली था और कौन कमजोर था, इसका निर्णय लड़ाई के बाद ही किया जा सकता था। विंड क्लाउड प्लेटफॉर्म पर वाहिद ने अपने दाहिने हाथ में ड्रैगन फील्ड विप के हैंडल को पकड़ा हुआ था और अपने बाएं हाथ में चाबुक को पकड़ा हुआ था। जैसे ही उन्होंने सफेद वस्त्र वाले ब्लेड्समैन अर्जुन देव को देखा, उन्होंने कोई कदम उठाने की जल्दी नहीं की। वाहिद की आंखों में एक गहरी रोशनी चमक उठी। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने कहा, सफेद वस्त्र वाले ब्लेड्समैन अर्जुन देव, जो पिछले 1000 वर्षों में प्राचीन बैरन उजाड़ टावर की 8वीं मंजिल तक पहुंचने वाले एकमात्र कल्टीवेटर थे, वास्तव में मैंने आपके बारे में बहुत पहले सुना है। आप बहुत मजबूत हैं, लेकिन आपकी कमजोरी आपको शीर्ष पर पहुंचने से रोकती है। क्या आप जानते हैं कि आपकी कमजोरी क्या है? हालांकि वाहिद की आवाज तेज नहीं थी, लेकिन दर्शक दीर्घा में बैठे लोगों ने उसे फिर भी स्पष्ट रूप से सुना। स्वाभाविक रूप से उन्होंने प्राचीन बैरन उजाड़ टावर के बारे में सुना था। जब उन्होंने अर्जुन देव के शांत भाव को देखा तो उनकी आंखों में शौक भर गया। अप्रत्याशित रूप से इस व्हाइट रोब्ड ब्लेड्समैन का अपनी लगातार मौन विजयों के बावजूद इतना गौरवशाली पास्ट था। वो बहुत कम महत्वपूर्ण था। अप्रत्याशित रूप से वो प्राचीन उजाड़ टावर की 8वीं मंजिल तक पहुंचने में कामयाब रहा था। बस इसके आधार पर उनकी पृष्ठभूमि पहले से ही 8 महान कुलों के उत्तराधिकारियों के बराबर थी। अर्जुन देव ने वाहिद की ओर देखा और दिलचस्पी से कहा। जब अर्जुन देव ने ये सुना तो वो थोड़ा दंग रह गए। हालांकि उनकी अभिव्यक्ति नहीं बदली। वाहिद सही थे। अर्जुन देव की साधना वास्तव में बहुत कम थी। यहाँ तक कि 8 दिग्गजों में से सबसे कमजोर भी एक ग्रेट परफेक्शन हाफ स्टेप मार्शल मोनार्क था। मजबूत लोग चरम उपभोग आधे कदम वाले मार्शल मोनार्क थे। जहां तक अर्जुन देव की बात है, वो केवल एक छोटा परफेक्शन हाफ स्टेप मार्शल मोनार्क था। हालांकि ये कोई समस्या नहीं थी। पर्पल थंडर डिवाइन इंटेंटेशन अमर किष्टकारों की एक सर्वोच्च साधना तकनीक थी। ये किष्टकारों की स्वर्ग रैंक की खेती तकनीक के बराबर था। अर्जुन देव का सार प्रचुर और सघन था। वो केवल उन लोगों से अधिक शक्तिशाली हो सकता था जब तक उन लोगों ने पहले से ही अपनी चेतना का सागर खोल नहीं दिया था और अपनी मानसिक ऊर्जा को सर्वोत्कृष्टता के लिए परिष्कृत करना शुरू नहीं कर दिया था। तब तक ये थोड़ी समस्याग्रस्त होगा। बेशक इसके लिए बस इतना ही था। वाहिद के चेहरे पर समझ के भाव चमक उठे। उन्होंने आगे कहा, आपने समस्या का पता लगा लिया है ना? वो सही है। जहां तक मुझे पता है, सिम्बा भाटी ने 3 महीने पहले ही अपनी चेतना का सागर खोल दिया था। अब उनके शरीर में सार का 5वां हिस्सा शायद सर्वोत्कृष्टता में परिष्कृत हो गया है। समर्थ शर्मा और भी अविश्वसनीय है। उसने आधे साल पहले ही अपनी चेतना का समुद्र खोल दिया था। अर्जुन देव के हाव भाव शांत रहे। वो बता सकता था कि दूसरा पक्ष उसकी मानसिक स्थिति को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने बीच में टोकते हुए कहा, चलो पीछा करते हैं। आपके सार के लगभग 10वें हिस्से को सर्वोत्कृष्टता में परिष्कृत किया जाना चाहिए था, है ना? आप कोशिश कर सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या मैं शीर्ष पर पहुंच सकता हूं। अर्जुन देव के शब्दों ने सिर पर कील ठोंक दी। इसके बाद वाहिद का भाव डूब गया। वो ठंडे स्वर में मुस्कुराया और कहा, सर्वोत्कृष्टता की ताकत वो चीज नहीं है जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं। मूल रूप से मैं चाहता था कि आप पीछे हट जाएं। हालांकि चूंकि आप लड़ना चाहते हैं तो मैं केवल आपकी इच्छा पूरी कर सकता हूं। अर्जुन देव ने अपने बाएं हाथ से कुंडलित ड्रैगन फील्ड विप को छोड़ दिया और उसमें अपना सर्वोत्कृष्टता डाल दिया। नरम चाबुक तुरंत जीवन में आने लगा। अर्जुन देव की ओर उतरते ही उसने अंतरिक्ष में एक छोटी दरार को फाड़ दिया। जैसे ही चाबुक नीचे खिसला, छोटी स्थानिक दरार तेजी से बंद हो गई। स्पष्ट रूप से, हालांकि चाबुक शून्य को तोड़ सकता था, फिर भी ये थोड़ा जोरदार था। जिस गति से ड्रैगन फील्ड विप उतरा वो बिजली की तरह तेज था, खरगोश की तरह तेज। एक श्वा ध्वनि के साथ उसने उस बाद की छवि को चकनाचूर कर दिया जिसे अर्जुन देव ने पीछे छोड़ दिया था। फिर चाबुक जमीन पर गिरा। विंड क्लाउड प्लेटफॉर्म पर तुरंत एक दरार आ गई। असीम ड्रैगन की फैल गई। एक आकस्मिक चाबुक में इतनी ताकत थी जिसने सभी को चकित कर दिया। अर्जुन देव की आंखों में एक अजीब सी झलक दिखाई दी। वो मुड़ा
और ब्लू ड्रैगन क्लाउड सोअरिंग आर्ट का निष्पादन किया और विंड क्लाउड प्लेटफॉर्म के चारों ओर तेजी से घूमते हुए चाबुक की तीक्ष्णता को चकमा दे दिया। देवलोक महाद्वीप में बहुत कम लोग थे जो चाबुक इस्तेमाल कर सकते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि चाबुक तकनीक का अभ्यास करना बहुत कठिन था। ये एक प्रतिभा की परीक्षा थी। हालांकि एक बार जब कोई महान पूर्णता तक पहुंच जाता है तो निपटना बहुत मुश्किल है, जैसा कि अर्जुन देव से पहले वाहिद था। वाहिद ने विप तकनीक की अप्रत्याशित विशेषताओं को उसकी सीमा तक ले गया। उसके बाद उन्होंने इसे पूरक करने के लिए अपनी सर्वोत्कृष्टता का उपयोग किया। अप्रत्याशित रूप से अर्जुन देव पीछे हटता रहा, एक अच्छा पलटवार नहीं पा रहा था। वास्तव में सार की तुलना सर्वोत्कृष्टता से नहीं की जा सकती है, अंतर बहुत बड़ा है। इस वाहिद ने वास्तव में अपनी चेतना का सागर खोल दिया है। इस बार अर्जुन देव निश्चित रूप से हारने वाले हैं। कितना दुर्भाग्य है, उसके पास बढ़ने के लिए पर्याप्त समय नहीं था। सभी वंशज उससे 2 या 3 साल बड़े हैं, अन्यथा वो अपने सर्वोत्कृष्टता को भी परिष्कृत करना शुरू कर देता। साधना वास्तव में उसकी कमजोरी है। उसकी तकनीक कितनी भी अच्छी क्यों न हो, वो इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता है। जब दर्शकों ने अर्जुन देव को दाएं बाएं बचते हुए देखा तो उन सभी को उसके लिए दया आई और उन्हें लगा कि ये इसके लायक नहीं है। हे व्हाइट रोब्ड ब्लेड्समैन, क्या आपने पहले से ही सैबर इंटेंट को नहीं समझ लिया था? आपकी सैबर तकनीक भी महान पूर्णता तक पहुंच गई है। आप अपने सैबर खींचने की हिम्मत भी क्यों नहीं करते हैं? जैसे ही वाहिद ने ड्रैगन फील्ड विप को पकड़ा, उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी जब उसने इसे लहराया। एक पल में ये अपने बिल से निकलने वाले जहरीले सांप की तरह नरम था, तो दूसरे पल में ये 1000 ठंडे पर्वतों जितना कठोर था। ड्रैगन फील्ड विप वाहिद के हाथ में एक अतिरिक्त हाथ की तरह था। वाहिद कठोर और नरम के बीच बदलने में बहुत माहिर थे। उन्होंने सभी प्रकार की मार्शल तकनीकों को निष्पादित किया जिन्हें केवल चाबुक से ही निष्पादित किया जा सकता था। उन्होंने अर्जुन देव पर मूसलाधार तूफान की तरह बरसा दिया। जैसे ही चाबुक चलता था, इसने एक अभेद्य लाइट स्क्रीन का निर्माण किया, जिससे अर्जुन देव को कदम कदम पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। ड्रैगन फील्ड विप में ढाले गए सर्वोत्कृष्टता ने इस लाइट स्क्रीन की ताकत को सीमा तक बढ़ा दिया। जैसे ही चाबुक की छवियां इधर उधर उड़ती थी, ऐसा लगता था मानो उन्होंने स्थान को ही अलग कर दिया हो। वाहिद ने अर्जुन देव के पीछे विंड क्लाउड बैरियर पर नजर डाली। वो ठंडे स्वर में मुस्कुराया और कहा, क्या आप अभी भी अपनी सैबर नहीं निकालने जा रहे हैं? नीदरलैंड मॉन्स्ट्रस चाबुक। वाहिद ने अपनी कलाई को 3 बार हवा में घुमाया। उस पल में 2 मीटर लंबे ड्रैगन फील्ड विप ने हजारों चाबुक छवियां भेजी। वे दूसरी दुनिया से असंख्य भयानक और भयानक बुरी आत्माओं में बदल गईं। वे अव्यवस्थित रूप से चारों ओर नृत्य करते थे, जैसे पुर्जे की 9 परतें हों। वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था। यदि वो आगे बढ़ता है तो चाबुक की छवियों से बना एक पुर्जा होगा। वाहिद अर्जुन देव को अपने साथ आमने सामने भिड़ने के लिए मजबूर कर रहा था। चूंकि पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था और आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं था, तो वो लड़ेगा। अर्जुन देव रुक गया और खुद को जमीन पर गिरा दिया। वो एक प्राचीन पेड़ की तरह विंड क्लाउड प्लेटफॉर्म पर मजबूती से खड़ा था। सामने से एक तेज तूफान आया, जिससे उसके कपड़े और बाल फड़फड़ाने लगे। हालांकि उसके शरीर में जरा भी हलचल नहीं हुई। उसके पास एक गर्व की हवा थी। इस पुर्जे से नहीं डरता था। इससे भी अधिक वो चाबुक की छवियों पर सर्वोत्कृष्टता से नहीं डरता था। अर्जुन देव ने कृपाण की मूठ को अपने दाहिने हाथ से पकड़ा और धीरे धीरे लूनर शैडो कृपाण को 1 इंच तक खींच लिया। जैसे ही एक प्रकाश टिमटिमाया, उसका सैबर इंटेंट लगातार बढ़ता गया। 10%, 20%, 30%, 40%, वो बढ़ता ही गया। जब लंबी काली कलूटी लूनर शैडो कृपाण पूरी तरह से खींच ली गई, तो अर्जुन देव ने अपने चरम सैबर इंटेंट को अनियंत्रित रूप से उजागर कर दिया। चमकदार सैबर की रोशनी ने सभी को चौंका दिया। 60%, ये वास्तव में 60% समझ में आने वाला सैबर इंटेंट है। हालांकि ये परिपक्व नहीं है, लेकिन ये भीड़ से अलग दिखने के लिए पर्याप्त है। ये स्वर्ग नवबोध वाले और बाई के लोगों के लिए भी था, जो मूल रूप से अर्जुन देव के लिए चिंतित थे। उन सभी ने राहत की सांस ली। शू शू शू। अर्जुन देव को अभी तक 60% समझ में आने वाले कृपाण के इरादे को पूरी तरह से समझना बाकी था। बेहद तेज कृपाण हवा की किस्में सभी दिशाओं में अनियंत्रित रूप से बाहर निकलीं। क्विंटेसेंस द्वारा गठित उग्र राक्षसों और दुर्भावनापूर्ण आत्माओं को शून्य में काट दिया गया था। पैशाचिक राक्षस और दुर्भावनापूर्ण आत्माएं बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सकीं। 60% समझे गए कृपाण इरादे की ताकत हर किसी की अपेक्षाओं से कहीं अधिक थी। वाहिद ने अपनी सर्वोत्कृष्टता का केवल 10वां हिस्सा ही परिष्कृत किया था। ये पर्याप्त नहीं था। युद्ध के मैदान की स्थिति तुरंत पलट गई। हवा चली, बादल हिल गए और बादल हवा के साथ इकट्ठे हो गए।
60% समझे गए कृपाण इरादे के समर्थन से अर्जुन देव ने लाइटनिंग क्लेश कृपाण तकनीक के शुरुआती रुख को अंजाम दिया। इसने हवा और बादलों की गति को आगे बढ़ाया, क्योंकि इसने अनगिनत पैशाचिक राक्षसों और दुर्भावनापूर्ण आत्माओं को काट दिया, नर्क को तोड़ते हुए। जब कृपाण की रोशनी वाहिद के सुरक्षात्मक सर्वोत्कृष्टता पर लगी तो एक दांग ध्वनि हुई। क्विंटेसेंस शील्ड कांप उठी, लेकिन वो टूटी नहीं। वाहिद के मुंह से खून निकला। वो जोर से हंसे और कहा, मेरे पास एक क्विंटेसेंस शील्ड है, मैं स्वाभाविक रूप से अपराजित हूं। आपका 60% समझा हुआ कृपाण इरादा पर्याप्त नहीं है। आप मेरी सर्वोत्कृष्टता ढाल को नहीं तोड़ पाएंगे। अज्ञानी, क्या मुझे इसे तोड़ने की जरूरत है? अर्जुन देव ने धीरे से कहा। उसके शरीर में क्रिस्टल की भंवर तेजी से घूम रहा था। उभरता हुआ सार कृपाण पर एकत्र हुआ। कृपाण के इरादे के समर्थन से उछलती हुई बिजली की रोशनी एक चमकदार बैंगनी सूर्य की तरह लग रही थी। बैंग। अर्जुन देव ने अपने 60% समझे गए कृपाण इरादे और गड़गड़ाहट की चरम स्थिति द्वारा समर्थित अपने सभी सार को बाहर निकाला। एक कृपाण के प्रहार के साथ वाहिद ने उड़ते समय एक कौर खून की उल्टी की। वो मजबूत क्विंटेसेंस ढाल में उतार चढ़ाव और लहर आई, लेकिन ये टूटी नहीं। हालांकि इसके माध्यम से गुजरने वाली शुद्ध शक्ति के कारण वाहिद के आंतरिक अंग अस्त व्यस्त हो गए। लड़ना बंद करो, मैं हार मानता हूं। जमीन पर उतरे वाहिद को अविश्वसनीय दर्द महसूस हुआ। जब उन्होंने देखा कि अर्जुन देव अभी भी लड़ना जारी रखना चाहते हैं, तो उन्होंने तुरंत हार स्वीकार कर ली। वाहिद की सर्वोत्कृष्टता लगभग समाप्त हो चुकी थी। यदि अर्जुन देव ने फिर से हमला किया तो उनकी मूल रूप से अपर्याप्त सर्वोत्कृष्टता चकनाचूर हो जाएगी। अर्जुन देव के सुनहरे अजगर ने तुरंत अपने ऊपर 23 मीटर लंबे सुनहरे अजगर के 3 मीटर और निगल लिया। इसकी रोशनी कम हो गई और ये केवल 15 मीटर लंबा था। अर्जुन देव का सुनहरा अजगर चकाचौंध और उत्साह से भरा हुआ था। ये 25 मीटर लंबा था। अपनी कृपाण को म्यान करते हुए अर्जुन देव ने अखाड़ा छोड़ने की तैयारी की। वो कुछ देर रुका और वाहिद से कहा, मेरी साधना वास्तव में ऊंची नहीं है, हालांकि आप मुझे रोक नहीं सकते। इस 60% समझ में आने वाले कृपाण इरादे के बिना भी मैं अभी भी आपको आसानी से हरा सकता हूं। 60% समझे गए कृपाण इरादे और हवा और बादलों के इकट्ठे होने के बाद अर्जुन देव ने दिग्गजों में से एक वाहिद को एक चाल में हरा दिया। भले ही वाहिद के पास एक उच्च साधना थी, यहां तक कि अपनी चेतना के समुद्र को भी खोल दिया और अपने सार के 10वें हिस्से को सर्वोत्कृष्टता में परिष्कृत किया, फिर भी वो अर्जुन देव के लिए एक मैच नहीं था। जब अर्जुन देव ने एक और तुरुप का इक्का प्रकट किया तो उनके सर्वोत्कृष्टता का तथाकथित 10वां हिस्सा पर्याप्त नहीं था। इस समय किसी ने नहीं सोचा था कि अर्जुन देव 8 दिग्गजों में सबसे कमजोर थे। इतनी ताकत के साथ वो सिम्बा भाटी को टक्कर दे सकता था। अगर अर्जुन देव अधिक साहसी होते तो वो समर्थ शर्मा के साथ लड़ने में सक्षम हो सकते थे। हालांकि उनकी जीत की संभावना थोड़ी कम होगी। अगला मैच रेशमी बनाम सशक्तांत बिष्ट। ये नोबल क्लब के शिष्यों के बीच एक और मैच था। हालांकि दोनों ने पहले कुछ मैच गंवाए थे और टॉप 8 के लिए लड़ाई हार चुके थे, फिर भी उनकी ताकत बनी हुई थी। हालांकि उनकी ताकत थी और वो टॉप 10 के लिए एक लोकप्रिय दावेदार थे। ये लड़ाई अभी भी काफी आकर्षक थी। सशक्तांत बिष्ट ने पाम टेक्निक्स में उत्कृष्टता प्राप्त की। उनकी विलाप करने वाली हथेली ने भावनाहीन दाव को पूरी तरह से साकार कर दिया। उनकी हथेली की तकनीक ठंडी और भावनाहीन थी। हर मूव में एक मजबूत ताकत थी। हालांकि सशक्तांत बिष्ट के प्रतिद्वंद्वी रेशमी थे। उसकी पहाड़ और पानी की स्थिति लहरदार पानी की तरह शांत थी। हालांकि जब ये चली तो इसने जमीन को हिला दिया। वो उसकी भावनाहीन दाव से नहीं डरती थी। दोनों समान रूप से मेल खाते थे। 400 चालें अदला बदली करने के बाद सशक्तांत बिष्ट की भावनाहीन दाव में एक ओपनिंग दिखाई दी। रेशमी ने इस मौके का फायदा उठाते हुए जीत हासिल की। केवल 8 राउंड शेष रहते हुए रेशमी ने जीत हासिल की। वो टॉप 10 के एक कदम और करीब आ गई थी। उन्होंने कहा कि 8 मैचों में से केवल 8 दिग्गज प्रतियोगी थे। खुद के अलावा वो अन्य 7 दिग्गजों के खिलाफ केवल 7 मैच ही लड़ सकते थे। स्वाभाविक रूप से शेष मैच का फैसला अन्य प्रतियोगियों द्वारा किया जाना था। इसकी व्यवस्था कैसे करना है ये रेफरी पर निर्भर था। हालांकि बचे हुए मैच ने 8 दिग्गजों पर ज्यादा प्रभाव नहीं डाला। वायुश्री ने आत्मविश्वास से भरे समर्थ शर्मा की ओर देखा और धीरे से आह भरी। वो फूट फूट कर मुस्कुराया और कहा, 3 साल पहले मैं तुम्हारे खिलाफ 10 चालें चल सकता था। अब 3 साल बाद शायद मैं तुमसे एक कदम भी नहीं रोक सकता। समर्थ शर्मा, क्या हम तलवार में प्रतियोगिता करते हैं? हम केवल तलवार में प्रतियोगिता करेंगे और कुछ नहीं। तलवार में प्रतियोगिता करना कृपाण में प्रतियोगिता करने जैसा था। दोनों पक्ष एक ही समय में अपनी तलवारें निकालेंगे। जो भी तलवार दूसरे पक्ष को हरा सकती है वो विजेता होगा।
स्वाभाविक रूप से वायुश्री की तलवार समर्थ शर्मा की तरह समर्थ नहीं थी। ऐसा कहने का उसका ये कारण था कि वो समर्थ शर्मा के साथ तलवार में प्रतियोगिता करना चाहता था। वो समर्थ शर्मा के तलवार के इरादे को समझना चाहता था और खुद को बेहतर बनाने के लिए इसका उपयोग करना चाहता था। समर्थ शर्मा के व्यक्तित्व गौरवान्वित और अलग थलग थे। उन्होंने दुनिया के सभी तलवारबाजों को नीची दृष्टि से देखा। वायुश्री का उनसे अनुरोध था। इस समय वो अत्यंत विनम्र थे। उनकी निगाहें उग्र थीं। उम्मीद कर रहे थे कि समर्थ शर्मा सहमत हो जाएंगे। अपनी हैसियत और ताकत के साथ तुम मेरे साथ तलवार में प्रतियोगिता करने के योग्य हो। अपनी तलवार निकालने के लिए तैयार हो जाओ। समर्थ शर्मा ने कुछ देर तक मन ही मन बुदबुदाया और वायुश्री के सुझाव को ठुकरा दिया। वायुश्री की आंखों में उत्तेजित अभिव्यक्ति चमक उठी। उन्होंने मुट्ठी बांधकर सलामी दी। बहुत बहुत धन्यवाद। वायुश्री के बोलने के बाद उन्होंने अपने दाहिने हाथ से अपनी तलवार की मूठ पकड़ी। उनका सार, बर्फ की स्थिति, तलवार का इरादा और तलवार दाव के बारे में उनकी समझ इस समय जमा हो गई। तलवारों के साथ प्रतियोगिता करना सरल लगता था। ये सिर्फ तलवार निकालना और उसे बाहर फेंकना था। लेकिन इस सरल अभिक्रिया में सत्य के कई पहलू थे। तलवार का इरादा, तलवार की मूव, राज्य और हमले की शक्ति, जब तक इनमें से किसी भी पहलू में कोई गलती होती है, तलवार जैसे ही खींची जाती है वो ओपनिंग से भरी होती है। माहौल तुरंत भारी हो गया। इस समय हवा जमी हुई लग रही थी। विंड क्लाउड एरिना घातक रूप से शांत हो गया। दोनों पक्ष अपनी चालें जमा करते हुए चुप रहे। विंग, विंग, विंग। इस अनंत सन्नाटे के बीच अचानक एक गूंजती हुई तलवार की गुनगुनाहट हुई। तलवार की गुनगुनाहट लंबी, निरंतर और गंभीर थी। जैसे ही तलवार का इरादा कांपने लगा, विशाल विंड क्लाउड एरिना लगातार कांपने लगा। उन दोनों ने एक ही समय में अपनी चालें मारी। एक अकेली तलवार हवा में तेजी से घूमती है, जिससे बर्फ के टुकड़े हवा में नाचने लगते हैं। तलवार के इरादे ने चांदनी सफेद रोशनी दी, जिससे स्थान और भी ठंडा हो गया। ठंडा, अत्यधिक ठंडा, ठंडा और भावनाहीन। ये वायुश्री की स्थिति थी। उनके तलवार के इरादे ने भी इस उद्देश्य को पूरा किया। दूसरी ओर समर्थ शर्मा की तलवार सुनहरी रोशनी से टिमटिमा रही थी। तेज हवाएं हवा में भर गईं और बादल मथने लगे। जैसे ही हवाएं चलती और बादल मथने लगते, इसमें राजत्व की एक विशाल स्थिति थी। ये राजत्व की तलवार थी। समर्थ शर्मा के 60% समझे गए तलवार के इरादे के समर्थन से राजत्व की स्थिति बहुत अत्याचारी और शक्तिशाली दिखाई पड़ी। इसने 10,000 तलवारों की निडरता को बेहोश कर दिया। ये तलवारों का राजा था। डांग। दोनों तलवारें तेजी से टकराईं। वायुश्री की तलवार को ढांक से पीछे धकेल दिया गया। फिर ये 2 टुकड़ों में टूट गई। जहां तक समर्थ शर्मा की तलवार का सवाल है, इसने शिव ध्वनि दी और शानदार तलवार के इरादे से विंड क्लाउड मंच में घुस गई। तलवार में दरारें आ गईं और ड्रैगन की तुरंत ऊपर उठ गई। धुंधली ड्रैगन की ने उस गर्वीली तलवार की आभा को काफी बढ़ा दिया। राजत्व की तलवार की धार बादलों में उड़ गई, जिससे आकाश में विंड क्लाउड बैरियर लगभग टूट गया। उस राजत्व की तलवार के सामने वायुश्री बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सके। उनके तलवार के इरादे और तलवार के इरादे के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। तलवार एक तलवारबाज का दूसरा क्लोन था। इस तलवार ने अज्ञात दिनों और रातों तक वायुश्री का पीछा किया था। इसने अनगिनत दुश्मनों को मार डाला था। अनजाने में इसने पहले ही वायुश्री की कीवी, रक्त और आत्मा को संक्रमित कर दिया था। अब जब तलवार टूट गई तो वायुश्री के होठों के एक कोने से खून निकल गया। उसका रंग पीला पड़ गया और उसका मन बेहद थका हुआ हो गया। एक चाल में हारने के बाद समर्थ शर्मा ने तुरंत वायुश्री के 20 मीटर लंबे सुनहरे ड्रैगन के एक महत्वपूर्ण हिस्से को निगल लिया, जिससे ये बहुत धुंधला हो गया। हालांकि समर्थ शर्मा का गोल्डन ड्रैगन ज्यादा लंबा नहीं हुआ। ये अभी भी 27 मीटर लंबा था। अर्जुन देव की वर्तमान किस्मत के साथ जब तक वो 8 दिग्गजों को नहीं हरा देता, तब तक उसके सुनहरे ड्रैगन के लिए अब और बढ़ना मुश्किल होगा। वायुश्री ने अपने होठों के कोने से खून पोंछा। वो विंड क्लाउड प्लेटफॉर्म से उतरने की जल्दी में नहीं था। इसके बजाय उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं और दोनों तलवारें आपस में भिड़ने पर समर्थ शर्मा की तलवार की स्थिति को ध्यान से समझ लिया। काफी देर बाद वायुश्री ने अपनी आंखें खोलीं। उसके पीले चेहरे ने एक संतुष्ट अभिव्यक्ति प्रकट की, क्योंकि उसने विंड क्लाउड प्लेटफॉर्म से 2 टूटी हुई तलवारें उठाईं। तलवारबाजों से प्रतिस्पर्धा करते समय मैं हमेशा अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करता हूं। मैं कुछ भी नहीं रोकूंगा। समर्थ शर्मा ने कुछ ऐसा कहा जो दूसरों को समझ में नहीं आया। फिर वो धीरे से विंड क्लाउड प्लेटफॉर्म पर उतरा। हालांकि वायुश्री थोड़ा स्तब्ध थे।
वो समझ गए कि समर्थ शर्मा का क्या मतलब था। वो उसे निराश होने से बचाने की सलाह दे रहे थे। हालांकि समर्थ शर्मा का चरित्र एक गर्वित और अलग थलग था। उसके लिए दूसरों को सीधे सांत्वना देना असंभव होगा, इसलिए वो इधर उधर घूम रहा था। प्रतियोगिता का पहला दौर सभी के उत्साह के बीच समाप्त हुआ। 8 दिग्गजों में से वाहिद और साकेत हार गए और पहली रैंक लड़ने का मौका खो दिया। 2 दिग्गजों के मैचों ने दर्शकों को निराश नहीं किया। अर्जुन देव ने वाहिद के खिलाफ लड़ाई लड़ी और समर केतु ने साकेत के खिलाफ लड़ाई लड़ी। ये दोनों लोग इस 5 नेशंस यूथ कॉम्पिटिशन की नई प्रतिभा थे। वे अचानक प्रमुखता में उभरे और तेजी से आगे बढ़े। उनकी उपलब्धियां लगातार बढ़ रही थीं। उनके सिर के ऊपर चक्कर लगा रहा सुनहरा अजगर पागलों की तरह बढ़ रहा था, बिल्कुल भी नहीं रुक रहा था। ये विशेष रूप से अर्जुन देव के लिए था। वो और भी अथाह थे। एलिमिनेशन राउंड की शुरुआत से लेकर वे एक बार भी नहीं हारे थे। ऐसी परिस्थितियों में जब कई साधक उनके बारे में बहुत अधिक नहीं सोचते थे, अर्जुन देव अपने सभी विरोधियों को हराते हुए जीतते रहे। जब सभी को लगता था कि उनकी जीत का सिलसिला खत्म होने वाला है, तो वे अपने कुछ तुरुप के इक्के प्रकट करेंगे और अपने प्रतिद्वंद्वी को हरा देंगे। किसी को नहीं पता था कि अर्जुन देव के पास कितने तुरुप के इक्के थे। ग्रेट किन नेशन के इस युवक ने सफेद वस्त्र पहने थे और कृपाण पकड़ी हुई थी। उन्होंने सभी उत्कृष्ट प्रतिभाओं, कुलीन कुलों के शिष्यों, संप्रदाय के शिष्यों और अनुभवी दिग्गजों को हराया। वे ना तो अहंकारी थे और ना ही उतावले, ना ही दास थे और ना ही दबंग थे। उनके चेहरे पर हमेशा एक स्पष्ट और उदासीन भाव थे। पहला मैच सिम्बा भाटी बनाम प्रभातिका। 94वां दौर शुरू हुआ। रेफरी ने जल्दबाजी में दोनों पक्षों के लाइनअप की घोषणा की। ये दिग्गजों के बीच एक और लड़ाई है। मुझे आश्चर्य है कि कौन किसे नीचे धकेलेगा। शिखर की राह पर शीर्ष पर पहुंचने के लिए सब कुछ जीतना पड़ता है। असफलता बर्दाश्त नहीं की जाती है। ये प्रतियोगिता काफी समय से चल रही है। सिम्बा भाटी के पास 4 सीजन कृपाण तकनीक है। मुझे आश्चर्य है कि प्रभातिका के पास और क्या तुरुप के पत्ते होंगे। दर्शकों की सीटों पर सभी ने जीवंत रूप से चर्चा की और वे अत्यंत उत्साहित थे। ताकत के मामले में प्रभातिका अर्जुन देव से ज्यादा कमजोर नहीं थीं। विंड क्लाउड प्लेटफॉर्म पर सिम्बा भाटी का प्रभातिका को कम आंकने का कोई इरादा नहीं था। ये खड़ी चट्टानों और खड़ी चट्टानों वाले पर्वत की तरह था। रास्ता कांटों और कांटों से भर गया था और उस पर बहुत से पर्वतारोही मर गए थे। जो कुछ लोग शिखर देख सकते थे, उनके पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। यदि वे गिरते हैं तो उन्हें अन्य पर्वतारोहियों द्वारा पीछे छोड़ दिया जाएगा। 3 साल की कड़ी मेहनत, दिन रात एक साथ सफलता प्राप्त करना, उसका सपना ठीक उसके सामने था। उसने इस पल के लिए बहुत लंबा इंतजार किया था। सिम्बा भाटी के पास साबित करने के लिए बहुत सी चीजें थीं। वो हारने का जोखिम नहीं उठा सकता था। वो हार नहीं सकता था। वो बिल्कुल नहीं हार सकता था। लड़ाई 18 स्वर्ग भेदक कृपाण हमला। बिना कुछ कहे रेफरी ने मैच शुरू होने की घोषणा करते ही सिम्बा भाटी ने जो गति बढ़ाई थी वो भड़क उठी। उनकी शानदार युद्धक भावना एक चमकदार कृपाण प्रकाश में बदल गई जब उन्होंने 18 स्वर्ग भेदक कृपाण हमले की पहली हड़ताल कर दी और प्रभातिका को हैक कर दिया। प्रभातिका के गंभीर भाव थे। सावधानी उसके सुंदर चेहरे को भर रही थी। उनका सिम्बा भाटी के खिलाफ हार मानने का कोई इरादा नहीं था। प्रभातिका ने एक गहरी सांस ली और अपने सार को अपनी दाईं मुट्ठी में डाल दिया। एक सुनहरी रोशनी फटी और कृपाण क्यूई को चकनाचूर कर दिया, जिसे वो रोशनी की बारिश में बदल गई जो जमीन पर गिर पड़ी। दूसरा स्वर्ग भेदक कृपाण हमला। कृपाण की रोशनी के टूटने के ठीक बाद और भी क्रूर आभा के साथ दूसरा स्वर्ग भेदक कृपाण हमला उतरा। तीसरी हड़ताल, चौथी हड़ताल, 5वीं हड़ताल। सिम्बा भाटी जमीन पर जड़े जमाए खड़ा था, बिल्कुल भी नहीं हिल रहा था। उसने अपने दाहिने हाथ में कृपाण पकड़ी और उसे लगातार लहराया। 18 स्वर्ग भेदक कृपाण हमले एक मूसलाधार तूफान की तरह बरसे। कृपाण के इरादे में एक मजबूत कृपाण इरादा था। प्रत्येक प्रहार पहले की तुलना में अधिक शक्तिशाली था। शुरुआत में प्रभातिका को आराम मिला। दबाव धीरे धीरे बढ़ा और वो पीछे हटने लगा। बिना हिले डुले सिम्बा भाटी ने अपने शरीर में सार को परिचालित किया और उसे 18 स्वर्ग भेदक कृपाण हमलों में बदल दिया, जिससे प्रभातिका 10 कदम पीछे हट गईं। 18वां कृपाण हमला।
सिम्बा भाटी ने भयंकर रूप से दहाड़ा। प्रतियोगिता शुरू होने से वो हिला भी नहीं था। अब वो आखिरकार चला गया। जब वो नहीं हिला तो कृपाण की रोशनी कभी ना खत्म होने वाले तूफान की तरह थी, जिससे उसके प्रतिद्वंद्वी को वापस जाने पर मजबूर होना पड़ा। हालांकि जब सिम्बा भाटी चले गए तो वो एक पहाड़ की तरह स्थिर थे। उनकी कृपाण में केवल एक महान आत्मा छिपी हुई थी। वे एक प्राचीन दिव्य पर्वत में बदल गए जो सूर्य, चंद्रमा, नदियों और सितारों को दबा सकता था। उनकी गतिविधियां अप्रत्याशित थीं। प्रभातिका की आंखों में एक गंभीर भाव चमका। हेवन ब्रेकिंग कृपाण तकनीक की अंतिम कृपाण हड़ताल का सामना करते समय उन्होंने मॉर्निंग सन इंटेंशन की ताकत को 13वीं रैंक तक बढ़ा दिया। एक भड़कता हुआ सूर्य धीरे धीरे उनके पीछे से उगने लगा, जिससे मॉर्निंग सन की स्थिति पैदा हो गई। प्रकाश आकाश को रोशन करता है। एक विषम गर्जना के साथ प्रभातिका भड़कते हुए सूर्य के साथ उछल पड़ी। सुनहरे सूर्य ने उन्हें एक देवी की तरह सुंदर बना दिया। सभी ने सांस लेना बंद कर दिया, जोर से सांस लेने की हिम्मत नहीं कर रहे थे कि कहीं वे इस खूबसूरत दृश्य को बर्बाद ना कर दें। इस समय ऐसा लग रहा था कि सभी लोग भूल गए थे कि इस खूबसूरत दृश्य ने प्रभातिका की विशाल हत्या चाल को छिपाया हुआ था। बैंग! एक चौंकाने वाला विस्फोट हुआ, जिसने सभी को सुंदर दृश्यों से बाहर निकाल दिया। विंड क्लाउड अरीना पर बढ़ती शॉक वेव्स फैल गईं। सुंदर बैंगनी और लाल रंग हवा को भर गया, शानदार रूप से बढ़ रहा था। विंड क्लाउड बैरियर में दरारें दिखाई पड़ीं। ऐसा लग रहा था कि वो किसी भी क्षण ढह जाएगा। कितनी मजबूत ताकत है! ऐसा लगता है कि प्रभातिका ने रेशमी के खिलाफ अपनी लड़ाई में अपनी ताकत का केवल 70% से भी कम उपयोग किया था। मैं स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता। क्या विजेता का निर्णय हो गया है? वास्तव में कौन मजबूत है? यदि सिम्बा भाटी इस तरह हार जाते हैं तो अफसोस की बात है। उनके पास अभी भी 4 सीजन कृपाण तकनीक है, जिसका उन्होंने अभी तक उपयोग नहीं किया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सिम्बा भाटी इतनी आसानी से नहीं हारेंगे। कौन जानता है? मैं बस इतना कह सकता हूं कि कुछ भी संभव है। मंच पर कदम रखने से पहले क्या आपको उम्मीद थी कि प्रभातिका इतनी तेज मुट्ठी के साथ फट पड़ेगी? दर्शकों के स्टैंड पर हर कोई खड़ा हो गया और अपने सार को अपनी आंखों में प्रसारित किया। वे बहुरंगी क्यूई तरंगों में 2 लोगों की आकृतियां खोजना चाहते थे, लेकिन शॉक वेव्स की मोटाई और घनत्व उनकी अपेक्षाओं से कहीं अधिक था। वे कुछ नहीं देख सकते थे, इसलिए काश्तकारों का समूह चिंतित महसूस करने से बच नहीं सका। झरने का पानी धीरे से बहता, पहले गर्म फिर अगले में ठंडा। भारी शॉक वेव्स के बीच सभी ने एक परिचित आवाज सुनी। ये सिम्बा भाटी थे जो 4 सीजन कृपाण तकनीक को अंजाम दे रहे थे। ऐसा लग रहा था कि इस हेवन ब्रेकिंग कृपाण तकनीक की अंतिम मारक चाल प्रभातिका के प्रकाश से स्वर्ग को रोशन करने से हार गई, अन्यथा वो 4 सीजन कृपाण तकनीक का उपयोग नहीं करते। एयरवेव्स से भी एक नाजुक चीख सुनाई दी। प्रभातिका इस कृपाण के सामने निडर थीं, जिसमें पुनर्जन्म की शक्ति थी। ये कहना मुश्किल था कि ये गर्म था या ठंडा। जैसे ही प्रकाश में विस्फोट हुआ, एक मुक्का जो प्रकाश से भी अधिक शक्तिशाली था वो फट पड़ा। चूंकि ये जानने का कोई तरीका नहीं था कि ये गर्म था या ठंडा, तो वो सीधे बल का उपयोग करके अंदर घुस जाएगा। जो कुछ रेशमी नहीं कर पाई थी उसे प्रभातिका के लिए करेगी। मॉर्निंग सन डॉन ब्रेक्स, हेवन शैटरिंग पंच पास्ट। बैंग 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 बैंग। शॉक वेव्स में लगातार विस्फोट हो रहे थे। आवाजें ऐसी थीं जैसे पहाड़ ढह रहे हों और जमीन धस रही हो। एक्सचेंज के केंद्र से एक बड़ा तूफान फैला। एक पल में तूफान ने अरीना में भरी हुई शॉक वेव्स की परतों को उड़ा दिया। विंड क्लाउड अरीना का दृश्य सभी की आंखों के सामने फिर से दिखाई पड़ा।